तो वेलकम टू गुरुकुल। होपफुली आप अब से एक वीक बाद सक्सेस के एक कदम नजदीक पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमसे जितना हो पाया, जितनी हेल्प हो पाई वो हुई, हमने की और हम आगे भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इन रैंकर्स के पास छोड़ता हूं, क्योंकि आप लोगों को एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि वो टेक्निक काम भी करती है या नहीं करती है, और क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर पास कर चुके हैं तो इनकी टेक्निक काम करती है, इनके पास वैलिडेशन है ना। बस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये भी कैंडिडेट्स थे, इवन अभी भी किसी एग्जाम के शायद कैंडिडेट हों, और लाइफ के तो सभी हैं। तो एडवाइस को एज एन एक्सपर्ट एडवाइस नहीं, एज ए वैलिडेटेड एडवाइस लेना। ये नहीं है कि जो इन्होंने बोला सिर्फ वही सत्य है, लेकिन हाँ, जो इन्होंने बोला वो सत्य है। यानी कि उसके अलावा भी चीजें सच हो सकती हैं, उसके बिना भी या किसी और स्ट्रेटेजी से भी एग्जाम हो सकता है। बस इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को प्रूव किया है। तो एज ए एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेनी है, एज ए वैलिडेटेड एडवाइस लेनी है। ठीक है, यह नहीं सोचना है कि जो इन्होंने बोला है वही पत्थर की लकीर है। हाँ, इनके लिए वो चीज काम कर गई, आपको नहीं लगता है, आप किसी और की एडवाइस ले सकते हो या अपनी बातें मान सकते हो। बस इनके पास वैलिडेशन है कि जो इन्होंने कहा था वो इनसे इन्होंने किया और इन्हें उनका रिजल्ट मिला। ठीक है, तो चलिए हम अब आपको मेंटर्स के हवाले करते हैं। ये अपना पहले आप लोगों को सभी को इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद आप एक एक करके अपने हाथ उठाइएगा और ये आपसे आपका नाम लेंगे। सभी मेंटर्स मीट आप लोगों को यूज करनी आती है। इसमें जब कोई हैंड रेज करता है तो उसमें उसके नाम के साथ आ जाता है कि इसने कौन से नंबर पे हाथ उठाया। तो जो नेक्स्ट हो आप उससे पूछ लीजिए। जिसका क्वेश्चन हो जाए वो अपने आप अपना हाथ नीचे कर ले। हाथ नीचे करेगा तो नेक्स्ट वाले पे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए संदीप जी, आपको। Hello, am I audible? Okay, so good evening, everyone. This is Sandeep Bishnoi, All India Rank 51, CAPF 24 examination. Hello, good evening, everyone. Am I audible to all? Myself, Divya Singh Parihar, and I have secured AIL 166 this time. So that's it. Am I audible? You all are audible. You Okay. can just skip to your introduction part. Okay. I am Akash Kumar. I have secured AIR 19 this year. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मितेश सोलंकी है और मैंने इस CAPF 2024 में ऑल इंडिया रैंक 309 सिक्योर करी है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम रोहन सिंह है और मैंने CAPF 2023 में 44th रैंक सिक्योर करी है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्याम यादव है। मैंने CAPF 2023 में ऑल इंडिया टू सिक्योर करी है। हाय एवरीवन, सो दिस इज अमित हियर एंड मैंने CAPF 2024 में ऑल इंडिया रैंक 223 सिक्योर करी है। Good evening, everyone. I am Ankit Kumar Yadav. I have secured rank 257 in CAPF 24 exam. Good evening, everyone. My name is Ansh Malik, and I have secured rank 204 in CAPF 2024 examination. Good evening, everyone. Here is Yogesh Verma. I have secured rank 111 this year. Hi everyone, I'm Aksh Sehgal and I have secured rank 103 in CAPF 2024 exam. Hi everyone, my name is Aryan Kumar and I have secured rank 134 this year. I think this is all. You can start your answers. Oh, sorry, questions.
I am also candidate. That's why. Let any one of us should give them a brief about our journey, like how we tackle these stress and all those things. Okay. If anyone want to. Okay, let me start. Like, I wish anyone have problem in Hindi, I will able to connect more in Hindi. So basically भाई देखो, एंजाइटी सभी को ही होती है और हमें भी हुई थी लास्ट ईयर। तो यही बोलूंगा कि आखिरी का हफ्ता है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और क्योंकि एक ही सीट तुम्हें चाहिए, पूरे की पूरी जितनी भी सीट्स है वो तो चाहिए ही नहीं तुम्हें। और अपना जो भी प्रिपरेशन किया उस पर विश्वास रखो और रोज सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड रखो कि यार हम इस के लायक हुए कि हम तैयारी कर पाए हैं। बहुत से लोग हैं कि तैयारी ही नहीं कर पाते। और उसके बाद तो बाकी डेस्टिनी है भाई, मतलब जो भी है भगवान देखेगा, वो ये तुम्हारे को अपने आप एट राइट टाइम और राइट प्लेस पे छोड़ देगा। और उसके बाद तो यही है कि कुछ गलतियां जो मैं बताऊं, मतलब जो मेरे साथ हुई थी, लाइक अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे चौधरी सर से पता चला कि अगर मतलब ये एंजाइटी और नींद भी ना आए तो एक सॉल्यूशन होता है उसका। हमारा माइंड होता है कि हम पुरानी बातों को लेके सोचते रहते हैं और उससे हमारा माइंड थकता नहीं है। तो एक्चुअली अगर हमारे को नींद या एंजाइटी वगैरह आ रही है तो हमें उसको थकाना है एक्चुअली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको हटाकर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसा सोचे कि जिससे हमारा माइंड थके। तो उससे क्या क्या होगा कि हम कुछ भी याद करने लग जाए, दिमाग में मैथ का प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाए या कुछ भी ऐसा जिससे दिमाग को लगे कि ऐसे हाँ कि थक रहा है दिमाग। तो ऐसे आपका वो दिमाग हट जाएगा वहां से और आपको नींद की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो वो हट जाएगी। और पेपर 2 का मैं बताऊं कि आखिरी में मैं भी ऐसा ही था कि फैक्ट्स इकट्ठे करते रहो और आखिरी में फिर वो कंपाइल होते नहीं है। तो आखिरी का एक हफ्ता है तो आपने जितना भी कर लिया है, अभी जितना भी कर लिया वो इनफ है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और ये गेम मतलब वही राइटिंग स्पीड और ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देना और फैक्ट्स ज्यादा इतना भी और कंपाइल मत करना। और एक दो गलतियां और हुई थी कि बस जैसे कि मैथ्स में मतलब कई चीज होती है जहाँ पे हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जैसे लाइक मैथ में था, मैं ज्यादा स्पीड में कर रहा था लास्ट टाइम, तो मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए। 3x2 था, मैं 3+2 कराया था, ऐसा कुछ सीन हुआ था। तो 4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, तो वो इतनी जल्दी मत करना वहाँ पे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। और सेम सीन हुआ था प्री 2024 में, मेरा डिफेंस और ज्योग्राफी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था और मेरा प्री 6.5 मार्क्स से रुका और मेरे वहां पे 4-5 क्वेश्चन गलत हुए जो कभी गलत नहीं होने चाहिए, जिसे सिम बोलते हैं। तो यही था। और इसके बाद तो वही है भाई, डेस्टिनी है, देखी जाएगी वाला एटीट्यूड लेके जाओ एंड अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर वाला, तो वही सब लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत की है, काम आएगी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई कुछ पूछना चाहे तो। आई गेस अभी डाउट लेना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे डाउट लेंगे सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएगी आई गेस। हाँ फाइन। तो जैसे जैसे मैं नाम कॉल करूं वैसे वैसे अपना माइक अनम्यूट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। आई गेस सबसे पहले वकार अहमद, अनम्यूट करके डाउट पूछ लीजिए। मैं ऑडिबल हूं मैं? हाँ हाँ Yes, बिल्कुल बिल्कुल you are audible, audible. audible. वकार अहमद। अच्छा, नेक्स्ट है ऋषिकेश भूले। हाँ हेलो। आप प्लीज एंड मोमेंट पे हिस्ट्री के साथ क्या कर सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं क्या? कौन सी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न? पूरी मिला के बता दो एक बार। अच्छा देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रेफर किया था, तो अगर तुमने पहले नहीं कर रखी है तो आई गेस वो थोड़ा तुम्हारे लिए बल्कि सोर्स हो सकता है। बट सिंस मैंने पहले से कर रखी थी, उससे पहले प्रिपेयर था, तो मैंने उसी को रिवाइज किया था। और लास्ट मोमेंट पे मेजरली जो उसके पीछे समरी दे रखी होती है उसको रिवाइज किया था, बिकॉज पहले भी मैंने 2-3 या 3-4 बार पढ़ रखी थी।
एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने प्राइमरी सोर्स जो रखा था इस बार थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री रखा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो एंशिएंट और मिडिवल के लिए है, बिकॉज उसमें से सीएपीएफ में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ अगर आप चाहो, पर अभी आई गेस टाइम नहीं है, तो जितना आपने पहले से जो भी आपने सोर्सेज कवर कर रखे हैं हिस्ट्री के लिए, आप मैं कहूँगा उन्हीं को फॉलो कीजिए, जितना हो सके उन्हीं को रिवाइज कीजिए। कोई नया सोर्स अभी उठाने बैठोगे तो आई गेस गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज उतना टाइम नहीं है अभी। अभी तो जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं आपके, उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए और उसी में से जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हो सके वो कीजिए। तो हिस्ट्री के लिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1-2 और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम यूज किया था, और उसको सप्लीमेंट किया था तमिलनाडु एनसीईआरटी से मैंने। तो ये बेसिकली मेरे सोर्सेज। Also, I would like to add few things in this. See, history एक ऐसा subject है जिसमें you can never be 100% sure. So go for the limited sources, revise them a lot of time. So if you are doing a question, so be sure that it is right. जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है वो किसी XYZ सोर्स से है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, that will not decide the rank or the cutoff. So इतना ही पीछे मत भागो, जो पढ़ा है उसे रिवाइज करो बस, अब कुछ नया मत उठाना बस। हाँ, आई गेस मैं भी अंश की बात से एग्री करूंगा। सो देखो, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको स्ट्राइक रेट का ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइंस और मैथमेटिक्स है, तो इसमें आप काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन में से 25, 26, 27 करना सही डुएबल है मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में। बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस बहुत ही रैंडम होते हैं, किसी एक फिक्स सोर्सेस से नहीं आते हैं। तो इसमें यूजुअली आपका अगर 50-60% स्ट्राइक रेट है तो भी बहुत अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए हिस्ट्री के पीछे एकदम हाथ धो के नहीं पढ़ना है कि नहीं इसको करके ही छोड़ना है। उसके अलावा बहुत ही हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए और हिस्ट्री को एक इस लेवल की प्रिपरेशन कर लीजिए कि आप अगर इजी क्वेश्चन आता है तो उसको आप टैकल कर पाओगे। अगर आपका 50-60% स्ट्राइक रेट होगा हिस्ट्री में तो आई थिंक इट इज गुड इनफ। I would like to add one thing. जैसे just a second योगेश, जैसे संदीप ने कहा बिकॉज ही हैज रिटन मेंस, तो उसकी हिस्ट्री काफी सही थी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी हिस्ट्री उतनी सॉलिड नहीं थी। सो आई जस्ट वेंट विद थीम्स 1 एंड थीम्स 2। जिन लोगों ने भी सीडीएस या कोई और एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी भी हिस्ट्री में 70-80% का जो होता है ना कि एक्यूरेसी, वो नहीं आ पाती। लाइक वो ज्योग्राफी में आ जाएगी, मैथ्स में आ जाएगी, बट हिस्ट्री में अब क्या, कभी उपेंद्र सिंह मैम की बुक से आ गया कुछ बहुत ज्यादा, या कभी तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी से आ गया। तो यू कांट कीप ऑन चेंजिंग योर रिसोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको एक ही रिसोर्स पे चल के फिर पीवाईक्यूज को एनालाइज करके तभी करना है। हाँ योगेश, यू कैन कंटिन्यू। इस सब के अलावा चौधरी सर ने आपको आखिरी मतलब पेपर से पहले ये बताया था कि जो भी इस साल पेपर हुए हैं यूपीएससी के या फिर रिसेंट में हुए हैं, उसमें जो थीम्स आ रही है ना, एक्चुअली कम से कम वो पढ़ जाओ अगर और कुछ नहीं पढ़ा जा रहा तो वो काम आएंगे। जब मतलब अब अगर कुछ भी नहीं किया अभी तक। एक्चुअली अब ये सारी चीजें उपेंद्र सिंह और ये सब चीजें भी भूल जाओ। It's just a time frame of 5 days. You just have to focus what you have learned and what you have read in those like 1 year. मत पूछो, मत जानो कि और क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं। Don't go for like कि क्या है अभी क्या नहीं, जो पढ़ा है उस पर फोकस रखो, बाकी अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। On the similar lines, I would like to add, focus on science NCERTs, geography class 11, class 12 NCERTs, themes 1 and 2 NCERT, and on your maths and reasoning portion, because these are the subjects which will fetch you good marks, and the sources are limited and the content is limited. I am assuming many of you or all of you may be having the short notes of these particular sources, so revise them a lot of time. Revise the PYQs of grammar, because वहाँ पे exactly repeat होती हैं, कुछ same rules हैं, वो उसी पे पूरे questions बनाते हैं। Revise them. ये समझ में नहीं आ रहा, रट लो, वहाँ पे बैठ के लगा लोगे तुम उन्हें, क्योंकि ये बहुत छोटे से एफर्ट में बहुत अच्छे मार्क्स देने वाली चीजें हैं। अगला डाउट लेते हैं हम लोग। अब शायद अश्विनी है, ऋषिकेश और कोई डाउट है पूछ लेता हूँ। ऋषिकेश और कुछ डाउट है तुम्हें? नहीं और कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। ठीक है, अश्विनी को पिक करते हैं। अश्विनी भाई। अश्विनी सिंह। यस सर। हाँ जी। अश्विनी भाई सर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। गुड इवनिंग सर। सर जब मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आंसर राइटिंग का पेपर 2 का, तो मैं चैट जीपीटी पे डालता हूँ उसको।
थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है। वो कह रहा है कि जब मैं So I'm audible? पेपर टू सॉल्व करता हूँ तो चैट जीपीटी पे अपने आंसर्स डालता हूँ इवैल्यूएशन के लिए। Yes, हाँ sir. हाँ, आगे बोलिए। सर तो उसमें बताता है कि सर आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक सब्जेक्ट फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? मतलब कितना स्कोर आता है ग्रामर में? देयर मस्ट बी लाइक कोई स्कोर तो पता चलता होगा ना कि 25 में से कितना आ रहा है आपका। ग्रामर नहीं सर, मतलब जो पेपर 2 का पूरा फुल लेंथ ऐसे वैसे मैं लिखता हूँ तो उसमें मतलब 100 में से वो मुझे 55 से 56 नंबर देता है वो चैट जीपीटी पे। अच्छा, 100 में से 55 56, तो फिर तो 200 में से 110 आ जाएंगे आपके। तो आई बिलीव कि दैट इज सर 100 में से एक ऐसे पे बता रहा हूँ सर मैं, मतलब वो बोलता है कि आपका सेंटेंस सो द फॉर्मेशन और ग्रामेटिकल, ग्रामर बहुत वीक है। हाँ तो दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब कि आप जब स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने ऐसे को, ठीक है, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तभी वो बोल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना ऐसे स्टार्ट किया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, ठीक है, तो ऐसे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कंटेंट लिखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जो फर्स्ट पैराग्राफ अगर आपने बताया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से एरिया से मिलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन से मिलते हैं, तो सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना है कि व्हाट ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम दोस फॉरेस्ट, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, फॉरेस्ट फायर का इशू है। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये सिंपल लॉजिक है कि स्कूल में जब हम ऐसे लिखते थे तो इट वाज ऑल अबाउट ग्रामर आल्सो, लाइक उसमें ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम अगर हमें नहीं पता कि हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे वहां पे, इज, एम, आर, या कि वो, या फिर वॉज वर्ब कब यूज करना है, तो फिर वो तो एक वही है ना कि हम मतलब कि एक बैकिंग नहीं है हमारे, मतलब कि हमारा जो एक होता है ना कि क्रक्स या कोर जो होता है हमारी लर्निंग का, वो सही नहीं है। तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि आप जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो किस स्केल पे कर रहे हैं। अगर आप वर्ब यूज करने में दिक्कत अगर आपको आ रही है, या फिर सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने में दिक्कत आ रही है, तो मे बी आपको देखना चाहिए कि मतलब कि कहाँ से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट सिंपल सेंटेंसेस, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए उनको चीजों से, वर्ड्स कॉम्प्लिकेट नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब कि जिसके भी पेपर 2 में अच्छे मार्क्स आए, इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो किया था, दे केप्ट इट वेरी सिंपल। अगर अपनी कॉपीज देखेंगे ना तो बहुत सिंपल कॉपीज होती थी। तो लैंग्वेज को सिंपल रखिए, मेक श्योर करिए ग्रामर की गलती नहीं हो रही आपके ऐसे में। आप देखिए 14 से 15 मिनट आपके पास होता है एक ऐसे लिखने के लिए, 16 मिनट होता है, सो टेक 2-3 मिनट्स टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। उसके बाद जब आपने अपना ऐसे लिख दिया है तो 30 या 40 सेकंड्स लीजिए देखने के लिए कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि आपको देख के लिखना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल ऑन यू कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा मेजर थोड़ी बहुत चलती है, इट्स टोटली फाइन, एक दो मिस्टेक हो गई तो। अगर हर पैराग्राफ में मिस्टेक हो रही है देन इट्स अ मेजर इशू। और साथ में चैट जीपीटी को बोलो कि वो पैराफ्रेज कर दे इसे, या फिर थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो डिफाइन कर दे, तो उससे ना थोड़ा आखिरी के 5 दिन में थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। ये सब तो नहीं होगा वर्ब वगैरह फलाना, वो सब तो नहीं होगा वो अब नहीं हो पर सकता। वो चैट जीपीटी में डालोगे तो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। वन मोर थिंग आई वुड से, एकदम ग्रामेटिकली परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बहुत बेसिक चीजों में गलती मत करो बस। और दूसरी बात ये, राइटिंग को जितना सिंपल रखोगे, वो जितना मैंने सुना है सब एजेड लोग होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, सो उनके लिए उतना इजी रहेगा, और जितना इजी रहेगा वो उतने अच्छे नंबर देंगे। सो मेक इट सिंपल, क्लियर एंड क्रिस्प। हाँ, जैसा अंशु भाई बोल रहे हैं कि एक चीज पे स्कोरिंग नहीं होगी, तो प्रेजेंटेशन भी ठीक रखो, कंटेंट भी ठीक रखो, दूसरी चीजों का ध्यान रख लो, तो ग्रामर वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है एक चीज के पीछे ही मार्क्स ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। सब चीज का बैलेंस रखोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कंटेंट प्रेजेंटेशन सबका थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो। चल नेक्स्ट, और कोई डाउट है तुम्हें अश्विनी? यस सर, वन डाउट हुआ सर। जब मतलब पिछले साल मैंने पेपर खोला था तो मैंने सिर्फ पैनिक हो जाता हूँ, मतलब मैं पेपर खोलते ही पैनिक हो जाता है। फिर अगर मैं शांत रख के करते हैं तो फिर कुछ हो जाता है सर, लेकिन जब मतलब पेपर फर्स्ट खोले अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो तुरंत पैनिक से होता सर। इसके लिए कुछ टिप्स? यार इसका आंसर तो देखो तुम्हें ही दे दिया कि जब पैनिक हो जाते हो तो पेपर खराब हो जाता है, और जब नहीं होते हो तो अच्छा होता है। तो तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो बस यही यही माइंडसेट रखना कि तुम्हें, कि अगर तुम पेपर देने जा रहे हो तो जितना स्टेबल तुम्हारा माइंड होगा उतना ही तुम अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। अब होता क्या है कि तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं है कि पढ़े हुए हैं जो वही आएंगे, या सबको सब कुछ आता होगा, ये कभी नहीं होता है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करके आप करते हो, बट वो आपको डायरेक्टली नहीं पता होता है। तो ये एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप राइट प्लेस पे कब पुट इन कर पाओगे, जब आपका माइंड थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा शांत होगा।
तो ट्राई करना है, आप अपनी जो है प्रिपरेशन पे थोड़ा बिलीफ रखना है कि यार मैंने अच्छा टाइम दिया, अच्छा एफर्ट दिया है, तो मैं कर लूंगा, मैं चीजें कर लूंगा, मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है। तो जितना आप अपने दिमाग को शांत रखोगे उतना अच्छा आप पेपर करोगे। तो यही यही देख लो कि यार मैं हड़बड़ा गया तो। और ऐसा होता है ना कि अगर पहले पेपर में अगर आपको पहले 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तो घबराओ मत, 11वें पे शिफ्ट करो। क्योंकि जिस समय तुम घबरा गए उस समय तुम्हारा दिमाग बहुत सी चीजें सोचने लगे एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो दिमाग को शांत रखना है, एक एक करके क्वेश्चन, हर एक मतलब टेक अ सिंगल क्वेश्चन एट अ टाइम, कि ये नहीं आया चलो आगे बढ़ता हूँ, ये नहीं आया चलो आगे बढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पेपर में से कुछ नहीं आएगा। हो सकता है आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो वो सीक्वेंस में पहले आ गया हो, बहुत बार ऐसा हो सकता है। बट आपको क्या करना है, आपको मूव ऑन करते रहना है, हर एक क्वेश्चन को सिंगल हैंडेडली देखना है और उसके आगे आगे मूव ऑन करना है और शांति से पेपर देना है। बिकॉज जितना तुम डरोगे उतना तुम चांसेस है कि तुम अपना पेपर खराब कर जाओगे, और जितना तुम शांत रहोगे उतने चांसेस है कि तुम्हारा पेपर काफी अच्छा जाएगा और तुम जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे होंगे उसको भी एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करके तुम सॉल्व कर लोगे। बट इसके लिए आपका जो दिमाग है वो शांत होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। इसमें और मैं एक चीज ऐड करना एक चाहूंगा, एक एडिशन में करूंगा। श्याम ने एक बात बताई थी, श्याम की एक बहुत अच्छी बात थी कि द फर्स्ट लाइक उन्होंने ना लाइक ही इज एआई 2, तो उन्होंने 3 फेजेस में पेपर को सॉल्व किया था। पहले फेज में से 60 क्वेश्चंस किए थे उन्होंने, क्योंकि जो जिनके लिए वो शॉर्ट थे। अगर आपने पहले 50 मिनट्स में या 55 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस कर लिए या 50 क्वेश्चंस भी कर लिए जिनको लेकर अगर आप शॉर्ट हो, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में पेपर को सॉल्व करो, फिर थर्ड राउंड में पेपर को सॉल्व करो। सो इट शुड नेवर बी लाइक इन अ सिंगल राउंड। आप मतलब देखो कि एक राउंड में अगर आपने शॉर्ट वाले क्वेश्चन कर लिए, देन द क्वेश्चंस जो जिसमें आप थोड़ा सा डाइसी हो और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन करके, फिर उसके बाद ऐसे ही आप थर्ड फेज में पेपर को सॉल्व करो। तो एक बार में पेपर पूरा सॉल्व करने में क्या होगा कि आप आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए, तो बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर कि मेरे को ये आता है, बाकी क्वेश्चंस नहीं आते। सो इट्स बेटर कि जो आता है पहले उसे कर लो, देन टेक द रिस्क। एक्चुअली एक बार श्याम सर को बताने दो, सो दैट देयर विल बी मोर वैलिडेशन फ्रॉम दिस साइड। हाँ हाँ, तो लोगों को ज्यादा अच्छे से विश्वास होगा। सर प्लीज। आई थिंक एक हमारे हैं मिलिंद सर, उनको शायद वो ऑन ड्यूटी हैं, तो मुझे लगता है पहले उन्हें पूछ लेने दीजिए, फिर उसके बाद बाकी लोगों के वही डाउट्स चीज बोलना चाह रहा था, बट इन्होंने क्वेश्चन कंटिन्यू करा के वो ड्यूटी पे, उनसे पूछ ले तो उनका नहीं पता उन्हें कब कहाँ जाना पड़े। ओके हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली क्या होता है कि देखो फर्स्ट पार्ट की उसमें पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करते हैं, जो ऑफलाइन कहीं जाने का नहीं कभी होता है। जब मैं पेपर ठीक से राइटिंग करता हूँ, इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखता हूँ, पहला पैराग्राफ अच्छे से लिखता हूँ, जैसे सेकंड पैराग्राफ आता है पूरा ब्लैंक हो जाता है, और दैट कंक्लूजन पे पहले क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद अभी मार्केट में प्रोसेस अवेलेबल है, मतलब इसका करो इसका नहीं करो, ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करता हूँ तो अच्छा खासा स्कोर होता है, और जब मॉक टेस्ट देता हूँ मतलब एकदम जो लास्ट ईयर का मेरिट आउट है उससे 5 मार्क आगे या 5 मार्क पीछे ये हुए, ये सब दिक्कतें आ रही है सर। इसके सॉल्यूशन हाँ हाँ, एक ही क्वेश्चन मुझे तो सही से समझ में आया अभी, एस्से वाला आपका, कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद फिर ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, तो उसके लिए अभी अमित ने बताया था, एक काफी सही चीज बताई थी वो, कि आप एस्से लिखना स्टार्ट करने से पहले आप 1.5-2 मिनट का 3 मिनट का आप टाइम लीजिए, 2 मिनट का लीजिए आइडियली, और वो टाइम लेके आप पहले कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मिलिंद सर आप माइक ऑफ कर लीजिए। तो एस्से स्टार्ट करने से पहले तो 6 में से 4 एस्से आपको सेलेक्ट करने हैं, और उन चारों एस्से को सेलेक्ट करने के बाद पहले आप 2-2 मिनट का टाइम दीजिए, और सारे एस्से का आप एक रफ वो बना लीजिए कि मतलब जैसे एस्से लिखना है तो इंट्रो में क्या लिखेंगे, फिर मेन बॉडी में पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, एक रफ आइडिया बना लीजिए कि पैरा 1 में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, पैरा 2 में आप कॉजेज लिखना है या जो भी लिखना है वो चीजें, फिर पैरा 3 में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, इस टाइप से।
तो आप पहले ही वो एस्से पे डिपेंड करता है कि कौन सा एस्से है, तो आप पहले ही एक रफ वो बना लेंगे अपना, तो फिर बाद में जब आप एस्से लिखेंगे उस टाइम पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे काफी सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये काम एस्से के लिए तो मुझे लगता है जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एस्से पे आप जंप करते हो, आप 1-2 पैरा लिखते हैं, उसके बाद फिर ब्लैंक हो जाते हैं कि अब आगे क्या लिखें, थर्ड पैरा में क्या लिखें या कंक्लूजन में क्या लिखें। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में 5-6 मिनट का टाइम दे दो 4 एस्से पे, और एक रफ वो बना लीजिए आप कि क्या क्या लिखेंगे वहीं पीछे अपनी शीट में, उसके बाद स्टार्ट करिए। और इसके अलावा आपका एक डाउट था जो आपने मैसेज में लिखा था कि मार्केट में सोर्सेज वगैरह से रिलेटेड, तो अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी भी नए सोर्स वगैरह पे जाइए, और ऐसे इन पेपर 2 का अभी इस टाइम पे इतना टेंशन लेने का जरूरत है नहीं जितना। एक्चुअली आई गेस श्याम से सॉरी टू इंटरप्ट, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि जब मैं PYQs लगाता हूँ तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आते हैं, पर जब मॉक्स लगाता हूँ तो काफी कम हो जाते हैं मेरे मार्क्स। तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो देयर। इज इट मिलिंद सर? पूछा था उन्होंने, पूछा था, मुझे याद है। सर एक्चुअली आई एम ऑन ड्यूटी एंड आई मीन बस, तो वॉइस कभी आएगी कभी नहीं आएगी, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ, मैं आप सभी को सुन रहा हूँ, सब बोलते जाइए। इसका तो सर यही सोल्यूशन है कि मॉक्स और PYQs मतलब दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मतलब जो मॉक बनाता है वो UPSC एग्जामिनर नहीं है, तो अगर आपका PYQ सही जा रहा है और सब कुछ सही जा रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मॉक्स तो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही। तो मॉक्स के नंबर के पीछे मत भागिए, आप उसमें से देख लीजिए कि ये चीज मेरे को नहीं आ रही है और उसमें से ऐड ऑन कर लीजिए, अगर आए तो फिर यूज हो जाएगा आपका पेपर में। I would like to add 2-3 points in this. See, PYQ हम कई बार देख चुके होते हैं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो चल रहे होते हैं, तो हम पॉइंट्स गैदर कर रहे हैं, हम चाहे उसे नहीं भी सोच रहे, बट जो मॉक में क्वेश्चन आया वो हमने पहली बार देखा है। दूसरी बात, नो वन नोज UPSC कैसे कॉपी चेक करता है, क्या उनकी मार्किंग स्कीम है, और किस चीज़ से नंबर मिलेंगे, किस चीज़ पे कटेंगे। तो आप इस चीज़ से मत डरिए कि मेरे मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे उतने नंबर आ रहे हैं। मॉक को आप एज ए प्रैक्टिस लेके चलिए कि हाँ ठीक है, इफ आई एम एबल टू कंप्लीट द पेपर 2 एंड पेपर 1 ऑन टाइम, इफ आई कैन राइट 300 वर्ड्स फॉर essay, out of which 40-50 should be intro, 40-50 should be conclusion, and the 200 word around should be the body in which I will open different dimensions. ये करके देखिए, मार्क्स के पीछे इतना मत भागिए, क्योंकि पेपर 2 बहुत सब्जेक्टिव है। पेपर 1 में मार्क्स आप फिर भी एक बार सोच सकते हो, उसमें भी यू विल नेवर नो UPSC किस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, कोचिंग क्या पूछेगी, बट पेपर 2 डेफिनेटली इट इज सब्जेक्टिव, इट वेरी फ्रॉम एग्जामिनर टू एग्जामिनर, चेक द पर्सन हु इज चेकिंग द एग्जाम, एंड आपके दिन पे डिपेंड करता है आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा आता था, वहाँ पे कौन सा आ गया, आपको उसके पॉइंट्स नहीं पता, आप वहाँ पे बैठ के जनरेट कर रहे हो। तो जो श्याम भाई ने एक बात बोली थी, जहाँ क्वेश्चन लिखे रहते हैं वहाँ आके स्पेस रहता है थोड़ा सा, तो छोटे छोटे ना 3-4 पॉइंट वहाँ पे आके लिख लो, जो बिल्कुल ही मतलब के क्रक्स हो उस पॉइंट का, आप उसे फिर डेवलप कर लोगे। आप जैसे ब्लैंक हो रहे हो, आप फिर ब्लैंक नहीं होगे, आप एक बार पीछे पेपर पलटोगे, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, वहाँ पे आपने दिख रखा है, जो कुछ दिख रखा है आप उसे वहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये दिक्कत आपके पास फिर नहीं आएगी कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा और फिर मैं ब्लैंक हो गया। सर जैसे पैराग्राफ रखे तो कितने डायमेंशन होने चाहिए? जैसे मैं पहले क्या लिखता हूँ कि मैं पहले इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, फिर मैं खुद को ओपनिंग लिखता हूँ, फिर गवर्नमेंट का ओपनिंग लिखता हूँ, फिर फ्यूचर मतलब जो फ्यूचरिस्टिक सोच है वो लिखता हूँ, फिर उसके नीचे कंक्लूजन। तो आपके हिसाब से क्या रहेगा कि और 2-3 जो अप्रोच है, जैसे सोशल हो गया, सोसाइटी हो गया, ऐड करनी चाहिए क्या? ये सही भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप जितने डायमेंशंस ओपन कर सको उतना बेटर है। Be it what is India doing on this, what are the policies global government is framing, what is the response of other governments, what we will face because of that particular issue, what are the policies, जितने खोल सको सोशल इकोनॉमिकल, आपके जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उस पर क्या उसका फर्क पड़ेगा, डिफरेंट डायमेंशन सोच के देखो। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये चीजें फॉलो ही हो, यू नेवर नो आपको कल के दिन कैसा क्वेश्चन आ जाए, बट एक जनरल रूल यही है कि जितने डायमेंशन हो सके, सोशल इकोनॉमिकल फाइनेंशियल, जो आपका अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उस पर क्या असर पड़ेगा,
वर्ड ऐसे होल पे क्या असर पड़ेगा, एनी पर्टिकुलर एरिया अराउंड द वर्ड विच विल बी मोर अफेक्टेड अबाउट दिस। तो ऐसे करके सोच के देखो। ठीक है सर, थैंक यू। इस नेक्स्ट डाउट लेकर अंकित पटेल। यस सर, हेलो, जय हिंद एवरीवन। मेरा डाउट ये था कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना मेरे को भूल रहा है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, क्या किया जाए ऐसे समय? दिव्या तुम ले लो ये डाउट। अच्छा, लेट मी क्लियर इट। अंकित, पहले मेरिट आउट है, हम लोग के साथ का ही है, CAPF 2024 का। सो लेट मी क्लियर दिस आउट, ठीक है? तो अपने साथ का ही है, मेरिट आउट है, ठीक है, 2024 का। सो लेट्स सी। हाँ भाई, तो दिव्या लेगी डाउट ये। लेट लाइक वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लेने देते हैं अभी। सेशन में जितना एनी पढ़ रहे हैं उतना चल रहे हैं। हाँ, एनी की है। Anyone please come forward if you wanna take this down. अरे तुम लोग तो जब तक क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आएगा आप यही सोचते रहेंगे, इसलिए जितना पढ़ा है उसको बस रिवाइज करिए, पेपर में सब याद आ जाएगा। ये मैं इसकी Actually, one of my friends used to say कि जितना ज्यादा हम तैयार रहते हैं लास्ट मोमेंट को उतना लगता है कि हमें कुछ नहीं पता है। एंड वो मुझे लगता था, मैं जब भी एग्जाम देने जाती थी मुझे लास्ट मोमेंट से लगता था कि मैंने एक साल क्या किया है। So it used to happen with everyone, I guess with everyone. Until or unless कोई extraordinary हो तो उसको ये feel ना आती। So I believe कि revise करिए। अब तो revise का time भी इतना नहीं है, 5 days है। Just focus कि जो आपका मतलब main जो strong parts है उनको और भी ज़्यादा brush up कर लीजिए। जैसे mostly जो scoring subjects रहते हैं, साइंस हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, so इनको ब्रश अप थोड़ा सा और कर दीजिए, so that you will be more chances to earn the marks in the examination hall. तो अगर ऐसा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि क्या भूल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वो सब चीजें सबके साथ नहीं होती। I want to add to what Divya said. What you can do is focus on current affairs. You can give 2 hours to current affairs और आप अपना मैथ्स भी रिवाइज करते रहो। एग्जाम में ये सोचना कि 30 मिनट्स या उससे कम मिनट्स मैथ्स करना है, क्योंकि मैथ्स इज गारंटीड मार्क्स, औरों में यू कांट बी कंफर्म, यू नो। तो मैथ्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड साइंस ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। 5 दिन में अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स को, इफ यू आर गिविंग 2 hours, you can give 2 to 3 hours to only these subjects. अभी तो अब since we have entered the last week, you can give at least 10 hours. अब तो देना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी पढ़ोगे, बस एक बार आंखों के नीचे से भी जाएगा, तुम्हें लगेगा हाँ मुझे याद आ गया, वहां पे ये लगेगा वरना यार पढ़ा था बस भूल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी बस उस पढ़ने ही पलट जाए तो तुम्हें एग्जाम में लगेगा हाँ यार लास्ट डे देखा था, कुछ तो था, तुम्हारी वो विजुअल मेमोरी में चला जाएगा। इट वुड हेल्प अ लॉट। इसकी आई एम गिविंग आगे। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा मैं। चौधरी भैया ने एक बात बोली थी कि जो इंपॉर्टेंस देनी है ना सब्जेक्ट्स को, एक क्रोनोलॉजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी एंड देन करंट अफेयर्स, इन चीजों को एकदम एंड के जो 2 हफ्ते होते हैं ना उसमें ज्यादा प्राइमेसी देना, क्योंकि ये ना शॉर्ट जो जैसा एनी ने कहा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, तो इसमें क्या है कि यू कैन फेच मोर मार्क्स। अब कोई हिस्ट्री के लिए जा रहा है तो वो चीज वही है कि भाई हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ी वेग, कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन आ गए, एक कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो अब नहीं आता तो नहीं आता वो। बट मैथ्स का क्या है कि अगर आपने अरिथमेटिक कर रखी है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, 14-15। सेम गोज विद साइंस, जिसने 9th-10th की साइंस कर रखी है तो 27 में से 22-23 क्वेश्चंस वो कर लेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करिए, ठीक है? उन चीजों को रिवाइज करना ज्यादा बेटर और ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली। और कोई डाउट है अंकित भाई? ओके, थैंक यू, बस यही था। नेक्स्ट राहुल गुर्जर। One request to also मतलब डॉक्टर स्टूडेंट्स वो लोग ना हैंड रेज अपना नीचे करके वो कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा स्टूडेंट है। राहुल गुर्जर। सर हाँ पूछे सर, मेरा डाउट ये था सर, मैं पेपर सॉल्व करने को लेकर था पेपर 2 को। सर मैं पहले कुछ अलग तरीके से सॉल्व करता था, अब सर मैं पहले ग्रामर करने लगा हूँ, तो सर ये तरीका सही है ग्रामर से स्टार्ट करना, ये पूछ रहा था सर मैं। अभी कल एक पेपर सॉल्व किया था तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगा था, पहले ऐसे सॉल्व करता था तो कुछ टाइम ज्यादा लग रहा था। सर कैसे सॉल्व करना है ये पूछना है मुझे। अमित भाई एक्सपर्ट है, अमित भाई बताइए। क्या था राहुल भाई, क्या था? कैन यू प्लीज रिपीट इट?
पेपर सॉल्विंग का क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, ग्रामर से शुरू करें या फिर 2 मिनट रुक जाओ, मैं राइटिंग वाले बताता हूँ पार्ट से यार, करें? मैं यस सर। रिलेट करूंगा इससे। तो निकेश राहुल कुछ भाई, ऐसा है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट जो है ना, उसमें हमें कंटेंट सोचना पड़ता है। तो ये ठीक रहेगा अगर आप ग्रामर पहले कर लेते हो तो, क्योंकि उसमें सीधा जो है आंसर करना है। तो मैं भी ऐसे ही करता था, पहले ग्रामर कर लेता था और कॉम्प्रिहेंशन कर लेता था। और उससे पहले आप क्या करो, जो ऐसे आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन है उनको एक बार रीड कर लेना। तो क्या होगा, सबकॉन्शियस में आपके पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। तो पहले आप ग्रामर कर लो, कॉम्प्रिहेंशन कर लो, और उसके बाद अगर आप ऐसे आर्ग्यूमेंट पे आओगे तो टाइम रिड्यूस हो जाता है। ये मैं भी ऐसे करता था और इसमें काफी मतलब 15-20 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। सर मेरा एक डाउट और है सर, मैं किसी ऐसे में तो सर 3 पेज लिख देता हूँ, किसी में सर 2 ही हो पाते हैं। तो सर ऐसा भी कभी आपके साथ होता है कि 2 पेज ही किसी ऐसे में रह पाए तो? मैं आंसर कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। मेरा कोई भी ऐसे 2.5 पेज से ज़्यादा का नहीं हुआ था। इवन इन मॉक टेस्ट मेरा ऐसा होता था कि 2.5 या 2.25 पेज का। बट कंटेंट यूज टू बी वेरी लाइक ऑन द पॉइंट। अगर आप देखोगे ना, किसी भी अंजलि गिल जो टॉपर थी 2023 की, उनकी कॉपीज भी देखोगे तो उनके वर्ड लिमिट 270 to 80 रहते थे। इट वॉज नॉट लाइक कि 320 325 वर्ड्स। बट हाँ, वो टू द पॉइंट अगर आपने एड्रेस कर दिया इशू को, ठीक है, तो वो 2.5 पेज में लिखा है तो सही है। बट अगर वही बात है कि इफ यू आर शॉर्ट ऑन वर्ड्स, ठीक है, तो आपके पास कंटेंट जितना भी आपने लिखा है, 2 पेज तो नहीं, 2 से ज्यादा लिखिए, तीसरा पेज दिया आपको लिखने के लिए ही है, तो एटलीस्ट ट्राई करोगे 2.5 पेज तक पहुंचे आपका, और कंटेंट टू द पॉइंट होना And चाहिए। for the validation point, Amit sir has got 108 marks in paper 2. So you can rely on his education. Rahul, I would like to add one point in this. See, आप 3 पेज लिख रहे हो, 4 पेज लिख रहे हो, आपको भाई 300 वर्ड के अराउंड लिखना है ना। आप वो छोटा लिख रहे हो, मे बी आप 2 पेज में कंप्लीट कर ले रहे हो, 1.5 में कर ले रहे हो। आप ध्यान इस चीज पे दो कि मैं जो बॉडी स्ट्रक्चरिंग है वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कि मैं 200 से 220 वर्ड्स के अराउंड में मेन कंटेंट को दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को हटा के। तो आप इस तरीके से लेके चलो। आप ऐसे मत गिनो कि कहीं 3 पेज हो रहे हैं, कहीं 2 पेज हो रहे हैं। आप कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान दो, और जो स्ट्रक्चरिंग एक होती है बेसिक और जो एक होती है, आप उस चीज पे ध्यान दो। आप नंबर ऑफ पेजेस काउंट मत करो। ओके सर, थैंक यू सर। और नेक्स्ट आई गेस मिलिंद भाई, फिर से आपको कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो हैंड डाउन कर। हाँ, नेक्स्ट ऋषि। सर मेरा हाँ भाई, डाउट पूछो अपने। हाँ सर, लास्ट के जो वीक में पेपर 2 और पेपर 1 को कैसे मैनेज किया जाए? मतलब पेपर 2 का भी रिवाइज करना है और पेपर 1 का भी रिवाइज करना है। तो अगर एक क्या? करो तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा करो तो एक छूट जाता है, और दोनों भी इम्पोर्टेंट है। आकाश भाई आप या श्याम भाई, आप डाउट लेना चाहेंगे? लास्ट वीक में मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि जो पढ़े हो पेपर मेन फोकस रखो पेपर 1 पे, उनको रिवाइज करते रहो। और पेपर 2 के लिए अभी तक जितना प्रैक्टिस कर लिया है वो राइटिंग्स के लिए काम आएगी। लास्ट में चाहे जितना कोट्स याद कर लो, डेटा फैक्ट कुछ याद कर लो, एग्जाम हॉल में कुछ याद नहीं आएगा। वहाँ पे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने के लिए ही हमेशा माइंड में वही चलता रहेगा कि पेपर कंप्लीट हो जाए बस। तो हाँ, इस टाइम पे अगर पेपर हाँ, अगर इस टाइम पे कुछ कर सकते हो, अगर ग्रामर में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ग्रामर के PYQ जाके कर सकते हो पेपर 2 के। उससे 4-5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपके बहुत ही कम आ रहे हैं तो। इसके अलावा पेपर 2 पे अभी बहुत ज्यादा कुछ करने का मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि कुछ करो। एक आध पेपर बीच में अगर लिखना होगा तो एक आध पेपर लिख लेना 3 घंटे बैठ के आराम से। उसके अलावा पेपर 1 पे ध्यान रखो। पेपर 1 का जो अगर नोट्स बनाए होंगे आपने, वो चीजें जो बार बार भूल जाते हो, या फैक्ट्स जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह हो गई, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटी में हो गया ये आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स वगैरह, जो भी चीजें आप भूलते हो बार बार, उनको जाके रिवाइज करो अच्छे से। और इस टाइम पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस अब जो होना था हो चुका है। लास्ट 5-6 दिन है, आराम से रिवीजन जितना कर पाओ करो और जाके दो बस। भाई आपके पेपर 1 में कितने थे? सर कुछ 160 के अराउंड थे, याद नहीं है एग्जैक्टली। 164 भाई, 164 मैंने देखे थे। ऋषि भाई आप एक बात समझो, पेपर 1 की कट ऑफ 97 की, और भाई ले रहे हैं 164 मार्क्स। कितनी लंबी रेंज है। आप पेपर 2 की ये एक रेंज निकाल देखना, वो इतनी नहीं बैठेगी। तो पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करो। पेपर 2 में जो स्कोरिंग पार्ट है मेन, जैसे ग्रामर है, वो कुछ ही रूल्स हैं जिन पे वो लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं। आप उनके PYQ करो, अच्छे से करो।
आप उन्हें ऐसे कर लो कि आपके उसमें नंबर ना कटें। बाकी तो आप ये मान लो, बाकी कोई 100 में से 50 नंबर ला रहा है, आपके अगर 45 भी आ जाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करो लास्ट के वीक में, और कुछ नया मत उठाओ, जो पढ़ रखा है उसी रिवाइज करो, नया कुछ मत उठाओ। और पेपर 2 में बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सर जैसा हमेशा बताते हैं, बस एक ही चीज का ध्यान रखना जब अटेम्प्ट करना पेपर, कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अगर वो डिमांड फुलफिल कर दोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, डिमांड फुलफिल नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। सिंपल, बस क्वेश्चन का डिमांड समझो और उसे फुलफिल करो। अभी प्रायोरिटी और ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है लास्ट में, नहीं है ना लास्ट वीक सर में। मेरा डाउट सर मेरा डाउट ये है कि मतलब हाँ, एक्यूरेसी नहीं आ रहा। एक सेकंड सर लास्ट हाँ, एक सेकंड रुको, ऋषि भाई ने कुछ डाउट पूछा था शायद। लास्ट वीक में कोई मॉक वगैरह कुछ पेपर 2 या पेपर 1 का कुछ भी नहीं? मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पेपर 1 के लिए, मतलब टाइम गया, अब मन तुम करे तो रिवाइज लगा करो बस लेना। अपना, और साइंस वगैरह कर सकते हो थोड़ा फोकस साइंस और मैथ पे, बाकी ठीक है। मॉक अब मत देना। और जो क्विजेस अभी टेलीग्राम चैनल पे आते हैं कंटिन्यूअसली, उनको भी रहने ही दो, मतलब ठीक है रहने दो उन्हें। अगर ऐसे ही कुछ खाना वाना खा रहे हो, खाना खाते टाइम स्क्रॉल करना है तो कर लो थोड़ा बहुत, नहीं उस पे मतलब प्रॉपर टाइम मत दो उसे, टाइम अपना रिवाइज करते रहो बस, और कुछ नहीं। मॉक से और अच्छा किसी PYQ भी दे सकते हो। बार बार PYQs देखो, जितनी बार देखोगे 3-4 साल के बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे यू कैन रिवाइज देम। मान लो एक कोई टॉपिक है, जैसे महाजनपद की कैपिटल्स आ रही हैं बार बार, और तुम्हें उस टाइम नहीं याद आ रहा है, PYQ देख लो उसी समय, टॉपिक भी याद हो जाएगा और तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा। दोनों काम, 1 5 2 5। यही मैं भी कहना चाह रहा था, जो एनी जी ने अभी कहा है कि इस टाइम पे ये टेलीग्राम चैनल्स के चक्कर में ना पड़े। वो अभी चैनल ग्रो करने के लिए किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो वो अपना MCQ डालेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी अपना एग्जाम निकालो आराम से, और कुछ करना है अगर तो PYQ करो, जितना कर पाओ करो, और उसी से रिवीजन करो। हो गया तो ऋषि भाई आपके हो गए डाउट्स सारे? हाँ हो गया, थैंक यू। प्रांजल? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा भाई ग्रो करने के लिए। यस सर। सर आप तो क्विज भी नहीं डाल रहे हैं। नहीं, बहुत टेलीग्राम चैनल वाले अभी क्विजेस और नई PYQ वगैरह डाल रहे हैं, इसलिए वही हैबिट बनती है ना अपनी। चौधरी भैया ने बताया तो था कि लोग कोर्स बेचने की कोशिश करेंगे अपनी। सो लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन वही कि उनको कोर्स बेचना है अपने अगले साल का, तो अभी से वो बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। सो स्टॉप लाइक पेइंग एनी हीट टुवर्ड्स देम। इट्स बेटर कि जो आपने प्रिपेयर किया है अब तक उस पर ज्यादा फोकस रखें। और वही बात है कि 4-5 दिन की बात है, वही एंड गेम यहीं पे है, ठीक है? तो कोई फायदा नहीं है कि I would like to add on Amit's point। वो स्क्रीनशॉट आएंगे फिर कुछ टाइम बाद के हमारे चैनल से पूछा गया है, तो आप उस रेट रेस में मत भागो, आप जो अपना कर रहे हो उस पर ध्यान दो, ग्रुप्स पे और इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि आप नया कुछ नहीं उठा सकते। जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकते हो, वहां से कुछ होना होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, PYQ देखो बार बार, अच्छा लगेगा अंदर से। प्रांजल भाई डाउट पूछा आपने? हाँ सर, मेरा मतलब एक्यूरेसी बहुत नहीं आ रहा ठीक ठाक, गलत ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ मार्क, तो मेरा मतलब 50 से 50, कभी कभी जैसे पूरे अटेम्प्ट कर देता हूँ तो 50 तक गलती पहुँच जाती है, और सही तो हो जा रहा है, मतलब 60-70 तक पहुँच जाता है। एवरेज मतलब 60 से 70 के बीच में करेक्ट रहते हैं, लेकिन गलती कभी जैसे कुछ जो नहीं आ रहा, अगर उसको भी अटेम्प्ट कर देता हूँ तो 50 तक गलत पहुँच जा रहा है। तो आकाश भाई आप एड्रेस करना चाहेंगे? इसको कैसे मेंटेन करें? मतलब देखो इसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट के अंदर मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि आप जैसे एक बार 60-70 सवाल कर ले, एक बार जो फर्स्ट राउंड जिसको बोलते हैं 60-70, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं हमेशा 115-117 अटेम्प्ट करता हूँ। 2024 का जो पेपर था बहुत स्टैटिक पेपर भी था, तब भी 117 अटेम्प्ट किए थे मैंने, ठीक है? तो आप इसके अंदर ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके 60-70 सवाल हो चुके हैं और 60-70 में से आपके 50-55 सही होंगे, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे एलिमिनेशन हो गया, और CAPF के एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है कि एक स्टेटमेंट इतना वेग होगा कि आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद 50-50 में तो आपको चांस लेना ही चाहिए,
जहां ऐसे सवाल छोड़िए जिसके अंदर आपको कोई अंदाजा नहीं है, उसके कुछ हाथ पांव कुछ नहीं पता है, लेकिन जहां आपको हल्का सा भी अंदाजा है, कोई इंट्यूजन है, उसको आप टिक मारिए, क्योंकि जितनी ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिवार्ड मिलेगा आपको। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कम करेंगे अटेम्प्ट, तो देखो 20-25 सवाल तो आपके 90 अटेम्प्ट करेंगे तब भी गलत होंगे वो। हाँ सर, लेकिन मतलब ये मैंने देखा बहुत, मतलब कितने भी हाँ, मार्क लगाया उसमें 25-30 तो गलत हो जाते हैं, चाहे जितना मतलब देखो सियोरिटी रहे। जब मैंने 2023 का जो अटेम्प्ट दिया था उसके अंदर मेरी गलती यही थी कि मैंने 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 91 अटेम्प्ट किया तो आप लीड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इजी पेपर और इजी पेपर में आगे आप अगर कम अटेम्प्ट करेंगे तो उतना स्कोर सबका आएगा, ठीक है, और जब हाँ सबका स्कोर आएगा तो आपको अच्छी खासी लीड नहीं मिल पाएगी। तो सबसे बड़ी गलती यही होगी कि अगर आप एनीवेज 100 से नीचे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको किसी भी हालत में 100 से नीचे अटेम्प्ट नहीं करने। 105 107 इज गुड रेंज अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, गो फॉर 115। लेकिन वो 115 आपने चेक कर लिया होगा मॉक्स के अंदर कि मॉक्स के अंदर आपकी कैसा जो स्ट्राइक रेट की संदीप जी ने बात करी थी, तो वो जो स्ट्राइक रेट जो है वो आपने पता कर ली होगी। एकमात्र सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप तुक्का ना मारे वो हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको नुकसान ही करेगा, उसके सिवाय आप रिस्क ले सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि साइंस के अंदर 30 में से 20-21 सवाल हो चुके हैं, तो आप 8-9 सवाल में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो जब आप रिस्क लेंगे तो 4-5 सवाल आपके गलत होंगे, लेकिन आपको 2-3 सवाल सही भी हो जाएंगे, और वो सही होंगे तो नेट पॉजिटिव निकलेगा 1-2-3 मार्क्स का। तो वो 1-2-3 मार्क्स मिला के लास्ट में जाके वो 15 नंबर की लीड बनेगा पूरे पेपर के अंदर, और वो 15 नंबर लिस्ट से बाहर और लिस्ट से अंदर का फायदा पेपर 1 ही करता है पूरा। जी सर। तो मेरी वो स्ट्रेटेजी इस मामले में यही थी। तो कुलदीप भाई कि भाई मतलब अगर ऐसे हो रहा है ना, वेगनेस आ रही है, तो एक कन्वेंशन होती है पेपर में कि जितना छोटा क्वेश्चन उतना मुश्किल और जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान। तो बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत, उसको ना मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ना, कहीं ना कहीं तो गलती मिल ही जाएगी और एलिमिनेट होके बिल्कुल हलवा बन जाएगा। यस ये सर, ध्यान ये रखना। मैंने भी रियलाइज किया है, मतलब जो ज्यादा स्टेटमेंट दिया रहता है उसमें मतलब हाँ एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ, और तो खास बड़ा क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं कि यार ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो वो उतना ही जल्दी हो जाता है सोल्व और उतना ही आसान है। तो ये बात मतलब ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक चीज और जो पेपर अटेम्प्ट करने का है कि जैसे ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर, देखो मेरा पर्सनल व्यू ये था कि पेपर इतना टफ आना चाहिए कि किसी को कुछ ना आए उस पेपर में। इजी पेपर में आपके भी 135 आएंगे, लेकिन हर किसी के 135 नंबर आएंगे, ठीक है। तो पेपर जब टफ आएगा तब आपको एडवांटेज मिलेगी कि आपने हार्ड वर्क किया, आप अपना नॉलेज यूज करेंगे, बट उस नॉलेज की एक कंडीशन है कि आप पूरे एग्जाम हॉल में शांत रहें। अगर आपने अपना टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लिया तो आप अपना सारा नॉलेज यूज कर पाएंगे, और उस नॉलेज से आप जो भी डिफिकल्ट सवाल है उनके अंदर आप एटलीस्ट आप एलिमिनेट करके टिक कर पाएंगे। और वो जो जैसे ही पेपर टफ आएगा 99% लोग बाहर हो जाएंगे, 99% लोग घबरा जाएंगे, और वो लोग उसी मोमेंट पे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा पेपर का टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये है कि आपको पेपर इजी आए हार्ड आए, इजी पेपर आएगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप बेसिक गलतियां ना करें। बेसिक गलतियां 10-12 नंबर पीछे कर देगी आपको नॉर्मल एस्पिरेंट से। तो इजी पेपर में बेसिक गलतियां नहीं करनी, और हार्ड पेपर के अंदर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाना है। तो अब आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को मैनेज कर लीजिए इसी हिसाब से। ठीक। और प्रांजल, मैं एक चीज बोलूंगा भाई, इसमें किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे लेकर सॉल्व मत करना। किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो, आगे बढ़ जाओ। उस पर रुक के टाइम बर्बाद करना कि मैं तो इसे करूंगा ही करूंगा, वो चीज बिल्कुल मत करना, चाहे वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती है, आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, तो आप वहां पे ये मत समझना कि मैं तो ज्योग्राफी में तो करूंगा ही। भाई मत करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एंड में जो टाइम बचेगा ना, आपका दिमाग काम करेगा, आप एलिमिनेट करोगे, कुछ भी करोगे, आप वहां पे फंसोगे, आप आगे 4 क्वेश्चन खराब करोगे, वो प्रेशर बनेगा आपके ऊपर फिर। तो उस चीज को आप ध्यान में रख के चलना सब लोग। सेम कंडीशन जो अंश भाई ने बोली है, वो सेम कंडीशन मैथ्स के साथ भी जाती है। जैसे मान लो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के अंदर ये होगा कि 2 कंडीशन होगी, या तो 2023 वाली मैथ्स आएगी या 2024 वाली आएगी। 23 वाली मैथ्स आएगी तो अगर आपके 5-6 भी बन गए ना, तो यू आर डिसेंट स्कोर है वो तुम्हारा, क्योंकि 5-6-7 ही बनेंगे 23 जैसी मैथ्स में। और जब 24 की मैथ्स आएगी तो आपको लगभग 15 सवाल भी बनेंगे। जैसे मेरे लास्ट ईयर मैथ्स में 18 सवाल थे, तो वो 12-13-15 बनेंगे उसमें। तो आपको वहीं कॉल लेना है, शांति से देखना है कि मैथ्स इजी है या डिफिकल्ट है,
वो डिसाइड करना है कि आपको मैथ्स को 15 मिनट देनी है, 20 मिनट देनी है। मैथ्स को आप ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, और सीए इस पेपर के अंदर 2 राउंड ही होते हैं, कोई तीसरा राउंड हो ही नहीं पाएगा इस पेपर में, क्योंकि 125 सवाल है, इन दैट टू 20 सवाल मैथ्स के और करने हैं। तो इसलिए मैथ्स पर भी ये है कि बात ईगो पर नहीं लेनी किसी क्वेश्चंस की। अगर आपकी मैथ्स में बीएससी है तब भी आपको छोड़ने पड़ेंगे सवाल। और कोई डाउट है प्रांजल भाई? नो सर, तो जनरली यही था, मतलब एक्यूरेसी से, क्योंकि मेरे गलत ज्यादा हो रहे थे तो मैं थोड़ा पैनिक हो गया कि मतलब ये इम्प्रूव कैसे होगा, मतलब एग्जाम मैं में बता अगर यही देता होगा हूँ, तो। एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कुलदीप भाई ने कहा, एकदम सही कहा कि 117 क्वेश्चंस, क्योंकि जिन लोगों ने मॉक्स प्रैक्टिस किए होंगे एग्जाम से पहले, फॉर एग्जांपल मैंने नहीं किया था, सो आई बेयरली अटेम्प्टेड 94 क्वेश्चंस, तो किस्मत की वजह से मेरी एक्यूरेसी सही रह गई थी, ठीक है, तो इसलिए पेपर 1 में ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। बट एज ही हैज मेंशन्ड ऑलरेडी कि आपको 100 से ऊपर करने ही पड़ेंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो कुछ भी करे करना ही पड़ेगा आपको। और एक बात हाँ, एक बात प्रांजल और भाई, बोलूंगा भाई, गट फीलिंग पे जाओ अपनी। बहुत बार हम क्या गलती करते हैं, हमने क्वेश्चन फर्स्ट राउंड आइट्रेशन में टिक किया, हम आगे बढ़ गए, ओएमआर बनना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ने लगे और वहां पे हम चेंज कर रहे हैं, वो गलती बिल्कुल मत करना। हाँ ठीक है प्रांजल भाई, आप अपना हैंड डाउन कर दीजिए। ओके, थैंक यू विष्णु। सर। Good evening, sir and ma'am. गुड Hello, इवनिंग भाई। sir. Am I audible, sir? हाँ, you're Good evening, audible. sir. Ask him. Thanks for Good your evening. time for guiding us. So I have a question regarding this. A concern about the report writing, sir. Actually, I'm get stuck when I get a surprising topic in which topic I don't have a substantial content to fill in. So I just have the format ready, but when there's surprising, sir, for example, last year figure war something rehabilitation of war victims. That was a surprising question. So how did you guys handle that? Like how to fill in the content if we don't have the solid facts to fill in? Anyone would like to take this down? हाँ, मैं इस पे बोलना चाहूँगा। So like basically when it comes down to report writing, you must be very well aware about the structure and the formatting of report. At the same point of time, if it was a topic which was out of the blue for for you or for anyone else, so it must have been for the same case for everyone out there. So it was the same for me, but I wrote it in the context of the current events. For example, the rehabilitation of war victims, it can be in the case of Ukraine versus Russia war or the Israel-Gaza, whatever the issue is going on at that point of time. So I wrote it in that particular context. So it was a very generic report which I wrote, and I believe I wouldn't have been able to fetch very huge marks or something like that out of 10 marks. So the report is basically of 10 marks. Even if you are losing 5-6 marks in one report, I don't think that it is going to make any huge effect. But if it is tough for you, or if it is an out of the blue topic for you, it is going to be the same for everyone else out there. So try writing generic points in that. However, keep it very technical in nature. Keep it very technical. For example, essay is a bit semi-formal, but reports should be very formal in nature. So try keeping it very formal. Even if you are short on content or low on points, try keeping it very technical in reports. Okay, sir. Or So I'm assuming that we should be taking some other context and to fit in if it is a general topic. Take the context of current events. That would be the best possible option. Okay, sir. Vishnu, I will add one thing. More thing. If you will analyze the PYQs, you will generally find the topics that are in news in report writing. Like last year, we have been asked about general elections. The 2024 general elections just have been concluded. So there will be questions about the current happenings in the world. So I will suggest ki read newspapers. If you have read newspaper about last 4-5 months, so you will able to cope with any topic that has came in report writing. Report writing generally kabhi fictitious nahi hoti. Generally real news hoti hai that has been happening in the past in the country or in the world. So newspaper is the sole source of report writing, I guess. Yes, sir. Any other doubt, Vishnu? Yes, I sir. would like to add one more thing, if I'm audible. You're audible. Yeah, so regarding the report writing on rehabilitation of war victims, as you mentioned that there wasn't any context given. So it was up to us to decide which war we wanted to write upon. So there were like 2 wars Amit mentioned, the Ukraine-Russia war and the Israel and Gaza conflict. But there was one more which struck my mind, which was the Rohingya refugee crisis. So they are also victims of a civil war that's taking place. So you can write on any war that comes to your mind.
regardless of whether it's in current affairs or not. But then you need to be considerate of the date that you mention in the report, because that would then fit in with the conflict. So when you have such general topics in reports, it need not be that you need to stick to only one particular war that has been in news throughout the year. You can write on any war for that matter. So this is what I did. With that, like अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये मतलब डिस्क्लेमर है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो लाइक कोई डिफेंस से रिलेटेड या ऐसा कुछ आ रहा है तो सिप्री ने कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, या फिर ऐसा कुछ, तो वो सब ऐड कर सकते हो, जनरल कंक्लूजन ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, या यूएन ने कुछ बोला होगा, सिप्री ने कुछ बोला होगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन ने कुछ बोला होगा, तो ऐसे जनरल चीजें ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो. Is that all, Vishnu? Or you have some other doubts? Yes, sir. That's it, sir. Thank you so much. Thank you. Next is Ankit Pali. गुड इवनिंग. मैं मैरिड हूँ पिछली बार का. अभी मैं मतलब मेरा फोकस भी यही चल रहा है कि पेपर 1 पे फोकस किया जाए, क्योंकि नंबर पिछली बार ठीक ही थे कट ऑफ से 112 समथिंग थे, लेकिन इस बार टारगेट 150 का ले चल रहा हूँ. लेकिन मॉक में क्या हो रहा है, जब मैंने डिफरेंट मॉक्स लगा रहा हूँ ना, तो वो लेवल का मतलब समझ नहीं आ रहा मेरा लेवल कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. मतलब मॉक्स में ठीक आ रहे हैं, जो मैंने टारगेट लेके चल रहा हूँ वही इसी के आसपास जा रहा हूँ. गुरुकुल के लगाए सर के, चौधरी सर के, उसमें भी वही जा रहा है, लेकिन फिर भी डाउट आ रहा है अंदर से कि सही नहीं जा रहा, क्योंकि जो पेपर मुझे लग रहा है सरल रहा. तो अभी मैं कहाँ पे जाऊँ. और दूसरा एक डाउट था कि मैथ में जो है, मैथ में सॉल्व कर देता हूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैथ को पहले सॉल्व किया जाए या कि लास्ट में सॉल्व किया जाए, मीन्स जब टाइम हो जाए, है ना. ये एक डाउट रह रहा है मेरे माइंड में. और एक और डाउट था कि साइंस जो सब्जेक्ट है, टॉपर्स बहुत सजेस्ट करते हैं, जैसे आप लोगों ने भी किसी ने पढ़ी हुई 11-12 की एनसीईआरटीज पढ़ी होगी साइंस, लेकिन मैं उसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा जा रहा था, तो ज़्यादा हो रहा था, तो मैं उस पर नहीं गया. तो मैं 9th और 10th की रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि टैकल नहीं कर पाते, तो वो उसको थोड़ा कैसे साइंस में किया जाए जिससे जो गलत हो रही है वो भी ना हो. और एक था कि जो एक्यूरेसी जा रही है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अटेम्प्ट करूँ इस बार 120 से, क्योंकि वो उसके बिना कुछ काम चलेगा नहीं, मुझे लगता है ऐसा. तो उसमें मेरी एक्यूरेसी 75 जा रही है, 75 to 70 समथिंग की चली जाती है. तो उसको कैसे किया जाए कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करूँ या कम ही रहने दूँ. थैंक यू. श्याम भाई आप ले लीजिए डाउट पेपर 1 में. भाई क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो गए 5-6 क्वेश्चन हो गए आई थिंक. सबसे पहले एक तो इसके पहले तो भाई ने पूछा था कि मॉक पेपर में इनके जो नंबर है वो वेरी कर रहे हैं, तो एक्चुअल और मॉक का वो नहीं, सबसे पहले मैथ का था, मैथ को लास्ट में नहीं, किया था. पहले मॉक पेपर का डाउट था उनका, मॉक का, उसके बाद मैथ वाला डाउट था. तो ठीक है, मॉक का मैं तो इस टाइम पे यही सजेस्ट करूंगा कि अब तक जितने लगा चुके हो लगा लिए हो, मोर देन इनफ है. अभी पीवाईक्यू करो और रिवीजन करो. अब मॉक देखिए कुछ फायदा नहीं होना है, क्योंकि अब मॉक का मेन वो यही रहता है कि आपको वो टॉपिक्स पता चल जाए जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, और वो सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो. अब 5 दिन बचे हैं तो इसमें रिवीजन ही करना है. उसके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आपका डाउट था कि आप 120 पहले ही डिसाइड करके जा रहे हो, तो ये चीज मुझे नहीं लगता है कि सही है. ये वैसे भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और किसी के कहने पे ऐसे ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है कि आप 120 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके बस 70 ही सही हो रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा चीज है वो. थोड़ा सा कम कर दो. अगर 65 सही हो रहे हैं और आप 90 अटेम्प्ट कर रहे हो, 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से. तो ये अटेम्प्ट वाला पहले से पहली बात तो बना के नहीं जाना है. जितना प्रिपेयर कर लियो अच्छी बात है, और एक रफ आइडिया लेके चलो कि हाँ 110, 115 जो भी करना है आप सोच के गए हो, बट फिर वो पेपर पे भी डिपेंड करेगा. अगर पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे. तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन तुक्के मार दो, फिर अगर 85 क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से, तो बाकी फिर आप 70 क्वेश्चन तुक्का मारोगे, वो चीज सही नहीं है. मैथ्स का भाई का रह गया था. मैथ्स का ऐसा था कि अगर आपका मैथ्स अगर तेज है, मतलब स्पीड अच्छी है, तो शुरू में ही कर लो. ऐसा क्या होता है कि हम एकदम से एग्जाम में जाते हो, दिमाग चलता नहीं है. अगर आप मैथ्स अच्छा है आपका, तो करने लगोगे तो आपका दिमाग थोड़ा उस फोकस में आ जाएगा, करने लग जाओगे, तो आपका बाकी चीजों में भी मतलब फोकस बढ़ जाएगा. सेम फॉर पेपर 2.
लाइक ग्रामर अच्छी हो तो पहले ग्रामर कर लो, थोड़ा सा दिमाग चलने लग जाएगा। थोड़ा स्लीपी सा हो जाता है बीच में अगर एक पेपर देके जाते हैं, तो फिर वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। श्याम भाई की बात में लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि जैसे उन्होंने कहा कि दिमाग में एक सेट टारगेट मत लेके चलो कि मेरे को 120 ही करने हैं, 115 ही करने हैं। जैसे लास्ट ईयर भी मैं ऐसे सोच के गया था कि हाँ 110 115 करने हैं, बट लास्ट ईयर पेपर जो है मतलब डिफिकल्ट लाइंस पे था, तो मेरे से टोटल अटेम्प्ट ही कम हुए, लाइक 95 के अराउंड अटेम्प्ट हुए थे, और उसमें फिर एक्यूरेसी अच्छी रही, जैसा श्याम भाई ने कहा कि एग्जैक्ट आपको दिमाग में मान के नहीं चलना है कि हाँ मेरे को 115 करने हैं तो 115 करके ही आने, कैसे भी करके। पेपर मुश्किल आ गया तो आपको अटेम्प्ट कम भी करने पड़ते हैं, पर हाँ जनरली ये है कि नॉर्मल पेपर है तो 100 प्लस या 105 लेके चलो, बट अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है तो वो 100 से नीचे भी जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर मेरे लिए 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काम कर गया, ओनली 17-18 गलत हुए थे, और मतलब अच्छा स्कोर आ गया था पेपर 1 में। तो आपको आपकी एक्यूरेसी पे जो आपने ऑलरेडी उसमें अपने मॉक्स में नोट की होगी उसके हिसाब से देखो। मेरे बहुत गलत होते थे अगर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करता था, तो मैंने फिर एग्जाम में यही सोचा कि इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, कम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो नेगेटिव में ही जाएगा। तो और भी मैंने जैसे पीसीएस का भी प्रीलिम्स दिया, उसमें भी सेम ही था कि कम अटेम्प्ट किया, पेपर डिफिकल्ट था, कम अटेम्प्ट किया, कम गलत हुए और एक्यूरेसी अच्छी रही। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू अपना अटेम्प्ट करने के लिए। और एक इनका डाउट था साइंस की रिसोर्सेज को लेके कि 11th 12th की एनसीईआरटीज को चेंज करना है कि नहीं, तो कोई एडजस्ट करना चाहिए। मैं देना चाहूंगा इसका जवाब। नहीं भाई मत करना चाहिए। अंकित भाई, 11-12 की पूरी साइंस की एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता है। इट्स अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बुक्स। करा है ठीक है, नहीं करा रहने दो, अब मत करना उसको। और भाई अबाउट दैट मैथ्स पहले करें या बाद में करें। अगर आपको कोई आपका बिल्कुल फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन दिख गया जिसका आपको पता है आप कर लोगे, आप तो छोड़ोगे वहां पे? मैं तो नहीं छोड़ता। जिस क्वेश्चन में मुझे देख के श्योर शॉट लग रहा है कि आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट करेक्टली, आई विल डू इट देन एंड देयर, एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा, तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा यार अभी तो मैथ्स भी करनी है। जो क्वेश्चन लग रहा है हो जाएगा, गिव इट अ ट्राई, हो रहा है अच्छा है आगे बढ़ जाओ। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इस चीज में। भाई ये इस पे डिपेंड करेगा मैथ्स पहले करना है या नहीं करना है। हाँ अंकित भाई। अंकित भाई बोलो। कंप्लीट। आवाज कट रही है आपकी अंकित भाई। मैं ये कह रहा था कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि पहले ही 30 मिनट्स में स्टार्टिंग में मैथ कर सॉल्व कर लूँ 30 मिनट्स देख। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप स्टार्टिंग के 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स में मैथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक पॉइंट है तो आप मैं कहूंगा कि लास्ट में सॉल्व कीजिएगा बाकी पूरा पेपर। तो डिपेंड करता है कि आपका मैथ में एक्यूरेसी कितना है, आप कितना टाइम लेते हैं, क्या स्पीड है आपकी, और आपको कितना पसंद है मैथ एज अ सब्जेक्ट। मैथ में एक्यूरेसी ऐसा है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो 100% एक्यूरेसी है मेरी। और कितना टाइम लगता है उस पर भी डिपेंड करेगा काफी। अगर आप पहले मैथ लेके बैठ जाओ और 40-50 मिनट मैथ ही कर रहे हो, 20 क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो वो भी दिक्कत की बात है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड क्या है, उस हिसाब से आप आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट है अंकित भाई? हेलो। ठीक है, नेक्स्ट दीपक सिंह चौहान। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। दीपक डाउट पूछो अपना। हाँ तो जब क्वेश्चन जब चल रहे हैं मैंने मतलब मॉक में वॉइस ब्रेक हो रही है क्या दीपक की? हो रही है। दीपक भाई आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ दीपक भाई बोलो। हेलो।
अब आ रही है हाँ आवाज? हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जब पेपर मिलेगा 10 बजे, तो मैंने जो मॉक में प्रैक्टिस करा है वो मेरा ऐसा सीक्वेंस है कि मैं पहले साइंस के करता हूँ, फिर करंट अफेयर ये करता हूँ, जो मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है मैं वैसे करते जाता हूँ। तो सर जब मैंने मतलब पेपर जब देखा, मान लो कि उसमें हिस्ट्री के आ गए पहले या मैथ्स के आ गए, तो क्या मेरे को उनको छोड़ के मेरा स्ट्रॉन्ग वाले पे ही जाना चाहिए कि मुझे लाइन से सॉल्व करते रहना चाहिए पेपर? सही क्या रहेगा? आई गेस दीपक भाई, ऐसे जी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन सेग्रीगेट करने में आपको आई गेस टाइम लगेगा। आप अगर पेपर में अगर ढूंढने बैठ गए कि हिस्ट्री का कहाँ है या पॉलिटी का कहाँ है या इकोनॉमिक्स का कहाँ है, देखो मैथ के क्वेश्चन आपको सेपरेटली दिख जाएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में आगे पीछे बीच में जहाँ पे भी होंगे। बट ऐसे जनरल स्टडीज में आपको हो सकता है कि 3 साइंस के दे दे, 1-2 और साइंस टेक्नोलॉजी का या इन्वायरमेंट का आ जाए, उसके बाद वापस साइंस का, ऐसे सेग्रीगेट करने में मेरे हिसाब से काफी टाइम चला जाएगा। तो आप मैथ को आगे पीछे पोजीशनिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप जीएस का पूरा एज इट इज अटेंड कर सकते हैं। ओके। और सर लेकिन मुझे एक ये चीज जानना था, आप और एक चीज आप इसमें ये भी कर सकते हो कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि ये जो बात बताई है संदीप जी ने, ये बात एकदम एक्यूरेट है कि भाई आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया तो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आगे आपसे नहीं हो रहे, तो आप ये कर सकते हो कि 26 नंबर सवाल से शुरू कर लो, सीधा इतना स्किप करके 26 से शुरू कर लिया, 51 से शुरू कर लिया, 75 76 से कर लिया, या फिर 100 101 से शुरू कर लिया, ताकि आपको रहेगा कि 20 25 30 सवाल उस सीक्वेंस में हो चुके हैं। तो ये एक आप यूज कर सकते हो इसको। बाकी तो ऐसे सेग्रीगेट करना तो पॉसिबल नहीं मैंने होगा सर वैसे लास्ट इतना। ईयर भी एग्जाम दिया था और मैं मतलब मेरी थर्ड ईयर भी साथ में थी, तो मैं ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, तो मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाया था पेपर वन में। और इस बार मैंने ठीक से तैयारी करी है, मतलब मैं तब से ही लग गया था, और इस बार मतलब मैं 70-80 क्वेश्चन सही कर लेता हूँ मॉक में। तो सर मुझे ये जानना है कि सर मतलब जैसे मैं ना तुक्के बहुत कम मारता हूँ, मैं मतलब 80 to 90 के बीच में ही रहता हूँ, और आप लोग बात कर रहे थे कि 100 प्लस तो होना ही चाहिए। तो अगर मेरे 80 to 85 सही जा रहे हैं, तो फिर मुझे आउट ऑफ द मतलब रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव का भी तो खतरा है। दीपक भाई नहीं, अक्ष भाई ने बोला ना कि अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, तो जैसे वो कम अटेम्प्ट करते थे पर एक्यूरेसी अच्छी थी अक्ष भाई की, तो आप हाँ वैसे भाई, भी ये कर आपको सकते हो। भाई आपको अपने हिसाब से देखना, अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहती है कम अटेम्प्ट करने से, क्योंकि मेरे तुक्के सही नहीं बैठते हैं, मैंने देखा है ये। सही है भाई, फिर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने फिर सही जो टारगेट लेके चला था कि मतलब हाई एक्यूरेसी रखूंगा, और अगर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो सकते, मुश्किल पेपर हुआ तो कम ही अटेम्प्ट करूंगा, और वो वर्क किया, तो बस वैसे ही लेके चलो। और मेरे सर ना 50-50 वाले भी गलत ही होते हैं अधिकतर। मैं 2 ऑप्शन हटा लेता हूँ, फिर 50-50 वाले में गलत चले जाता है, तो वो चीज़ बड़ी हर्ट करती है कि यार 2 भाई हटाने उसमें के तो बाद में रिस्क भी लेना गलत चले पड़ेगा। गया। 50-50 वाले तो वाले में बहुत सारे risk लो। क्वेश्चंस होंगे, उनमें तो आपको कुछ ठीक ठाक रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कट ऑफ को बहुत अच्छे से क्रॉस करना है, तो अगर जस्ट क्रॉस करना है फिर तो आप कर लोगे, बट कट ऑफ से 40-50 नंबर ज़्यादा चाहिए, तो उतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, उतने तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे आपको, मतलब भाई बहुत कम अटेम्प्ट करके भी नहीं चल पाएगा। 50-50 वाले में रिस्क लो भाई, कंक्लूड हाँ, उसमें तो लेना पड़ेगा भाई, उसमें आपको लेना पड़ेगा। अगर वही क्वेश्चन हटा दोगे तो आई गेस वो शॉर्ट तो शॉर्ट बहुत तो कम यार ऐसे बचते कोई हैं। 50-60-70 क्वेश्चन पता होते हैं, बाकी 50-50 और गेस वर्क ही चलता है। 50-50 वाले यार, अगर आप 2 ऑप्शन पे आ गए हो तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ऑन योर साइड, ठीक है, तो आप ट्राई करो उनको अटेंड करने का। And I would suggest in 50-50 questions, go for the science questions first, geography questions first. हिस्ट्री के लेके मत बैठो सबसे पहले 50-50 वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस हिस्ट्री के क्वेश्चंस के होते हैं 50-50 वालों में भी। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात थी ना, वो उसमें भाई फिक्स नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने 125 अटेम्प्ट करे होंगे, और बहुत सारे 80 और 90 अटेम्प्ट करने वाले भी हैं जो अच्छे नंबर लेके बैठे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी, एंड मतलब ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने ही करने हैं। ठीक है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, जैसे अंश भाई ने कहा कोई फिक्स नहीं है, मैंने भी 92 के आसपास ये अटेम्प्ट किए थे और काफी सही मार्क्स बन गए थे। तो उसके लिए मेरा क्या क्राइटेरिया था, मैं कभी मार्क्स पे नहीं जाता था कि इतने मार्क्स चाहिए या इतने क्वेश्चंस करने हैं। मेरा ये होता था कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या क्वेश्चन मॉडरेट है, इजी है या डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, अगर आपने पढ़ाई करी है तो ऑब्वियसली आपको आइडिया लग जाता है आप किस रेंज में हो। तो अगर डिफिकल्ट है तो उसको अगर छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो इजी और मॉडरेट हैं आप बस उनको करके आ जाओ और उस साल के आपकी बढ़िया मार्क्स बन जाएंगे कट ऑफ से ऊपर। ऐसे फिक्स करके मत जाओ कि 110 करने हैं 100 करने हैं, तो वो फिर आपको प्रेशर में डाल देगा वहां पे। और एक सर मेरे साथ में प्रॉब्लम ये होती है सर, जब मतलब मैं पेपर सोल्व करता हूँ ना,
तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब हुआ, कब 2 घंटे हो गए। मतलब टाइम का उस टाइम पे पता ही नहीं चलता होता है कि टाइम इतना फास्ट क्यों निकल रहा है। तो थोड़ा भाई टाइम छोटी मैनेजमेंट में घड़ी होता ले है। जाना साथ घड़ी में, घड़ी लगी घड़ी रहती है छोटी यूजुअली घड़ी ले जाना एग्जामिनेशन भाई। हॉल में। हॉल में ये कभी यूजुअली सब कभार जो क्या होता है होती है, वहाँ आप पे खुद ऐसा की भी लगता है ले कि जाओ। टाइम ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है पेपर देते टाइम। देखो यूजुअली आपको रूम में एक घड़ी लगी मिलेगी, वरना एक एनालॉग वॉच ले जाना साथ में, ठीक है, डायल वाली। ओके और हर थोड़े थोड़े बाद देखते रहना कि क्या स्पीड से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया ओके मिलेगा, और वरना ऐसे साथ पूरे में एकदम। हाँ, आपने सेग्रीगेशन का बोला था, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मैं मतलब जैसे मैं करता था, हर एक पेज सोल्व करता था मैं। मतलब एक पेज पे जो क्वेश्चन होते थे पहले वो सोल्व करके फिर मतलब वो भरता था मैं, क्या बोलते हैं, बबल्स भरता था। OMR। तो हाँ, तो उससे क्या होता है कि मतलब एक तरह से जल्दी जल्दी साथ के साथ भी बबल्स नहीं भरने रहते और आखिरी में भी नहीं भरने रहते, तो वो दिक्कत नहीं रहती। और उस पेपर के ऊपर लिख लेता जहाँ पे टॉप पे जगह होती है ना कि ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन रह गया। तो कभी कभार ऐसे अगर साइड में मार्क करते हैं तो मिस हो जाता है, काफी बार हुआ है मेरे साथ। तो मैं टॉप पे लिख लेता था कि ये क्वेश्चन मिस हो गया, ये क्वेश्चन मिस हो गया। और बस यही है, और हर एक पेज वाइज सोल्व कर लेना, ये ज्यादा एफिशिएंट लगा। मैं काफी, मेरा एग्जाम में मतलब सही रहा मेरे साथ। ओके। और सर मेरा एक सिंपल सा डाउट है, जब सर पेपर 1 खत्म हो जाएगा तो 2 घंटे का ब्रेक है उसमें, पर पूछना तो आधे घंटे पहले ही है, तो उसमें अपन क्या खा सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि भूख तो लगेगी ये दिन भर। कुछ भी ये खा तो लो आप, भाई। अरे नहीं 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 संदीप तेल भाई, वाला कुछ खा भी लूंगा मत तो फिर खा। नींद आएगी। नहीं नहीं भाई, भाई कुछ भी मत एक्चुअली खाना। हर सेंटर पे एक्चुअली पता आपको है क्या ऐसा करना, ऐसा भी नहीं है कि सब मिल मतलब आप जाएगा। लोग ने क्या खाया था ये जानना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि ये इसमें ना आप क्या करना, 2-2 रुपए की कॉफी कॉफी वाले पाउच आते हैं ना, तो 2 लेके जाना। एक पेपर 1 से पहले खाना, एक पेपर 2 से पहले खाना। और क्या करना, और एक चॉकलेट लेके जाना, हो सके तो डार्क चॉकलेट, नहीं तो सिंपल, वो डार्क पेपर के चॉकलेट बीच इज में खा बेटर। लेना। भाई ये अगर आप कैफीन वाला रहने देना तो। दीपक अरे भाई नहीं, सच में काम करता है भाई, सच दीपक में भाई काम करता है, सच भाई में दीपक काम मैंने भाई भी करता सही है। नहीं किया था, 1-2 रुपए वाला पेपर 1 से पहले, दूसरा 2 रुपए वाला हाँ, पेपर 2 से पहले। दीपक और भाई मैं मैंने बताता कहीं हूँ पे देखो। पढ़ा था कि ना, जब ब्रेन थका होता है ना तो उसको ऐसे कुछ मीठा चाहिए होता है, कार्ब्स चाहिए होते हैं, तो वो डार्क चॉकलेट डार्क में होते हैं। चॉकलेट बढ़िया है, डार्क डार्क चॉकलेट हाँ चॉकलेट बढ़िया इज है। गुड, तो अगर आप नॉर्मल खाओगे तो एक हैवीनेस आएगी। डार्क चॉकलेट इज गुड। और ट्राई करना बैग में ना एक गत्ते के कंटेनर में 4 केले रख के ले जाना, कुछ भी नहीं मिलेगा आपने केले खा लेना निकाल के। दैट इज फार बेटर देन ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम द रोड साइड, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा नहीं है। ये स्टिंग स्टिंग वगैरह ये सब मत पीना भाई, ये ज्यादा ही नहीं हाइपर नहीं एक्टिव हाँ कर भाई। देते हैं, तो रिस्क टेकिंग बढ़ा देते हैं, गलतियां हो जाती है फिर। और डार्क चॉकलेट या फिर 2 रुपए का कॉफी का सैश, इसमें से कोई एक चीज लेना, दोनों चीजें मत लेना। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है? ऋषि। सर मेरा एक डाउट है कि मतलब अभी लास्ट में मैथ में कैसे रिवाइज करें? अभी तो प्रैक्टिस किया है मैंने, लेकिन वो बाद में लास्ट में कैसे, कौन से टॉपिक, किसका प्रैक्टिस करना चाहिए? भाई लास्ट में सिर्फ PYQs देखो मैथ्स के, उससे अच्छी चीज आपको कहीं प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, PYQ जितना एनालाइज कर सकते हो मैथ्स के, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका एग्जाम के लिए। और किसी का कोई डाउट है? आई गेस सारे डाउट। यशराज। बोलो यशराज जी। हाँ यश। एक सेकंड। मेरा डाउट ये था कि अगर अभी मैथ के 2 बार पीवाईक्यू हो चुके हैं, एक बार ड्यूरिंग द जर्नी और एक बार ये लास्ट 2 वीक, एक हफ्ते पहले, और अभी भी ऐसे हो लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे हो जिसको करने में प्रॉब्लम आ रही है, 30-40%, और तो प्रॉब्लम आ रही है तो उसका फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, तो कहीं अटक जा रहे हैं, करते वक्त आंसर गलत जा रहा है। तो अभी यहाँ से क्या करना चाहिए? उसके लिए पीवाईक्यू भी मतलब 1-2 बार और पीवाईक्यू ही कर लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही आना है। मैडम यस यू आर भाई ऑडिबल। हेलो, हाँ तो बोलो अंकित भाई भाई देखो, बोलो। लास्ट टाइम में अब आपके पास 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, तो लास्ट में आप अपने रिसोर्सेज डाइवर्स नहीं कर सकते। आप सोचो कि और प्रैक्टिस के लिए कुछ नई चीजें पढ़ें,
कुछ अलग चीजें पढ़े तो वो लास्ट में काम मेरे हिसाब से, मैंने ये कभी नहीं किया कि लास्ट में आके कुछ नए रिसोर्सेज पकड़े या जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उसके थीम्स पकड़े। जैसे मैथ्स में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो ठीक है, एक दो जगह से मैंने देख लिए कुछ क्वेश्चन या प्रोबेबिलिटी के नहीं बन रहे हैं तो उसके फॉर्मूलेज देख लिए, उसके एक दो क्वेश्चन पीवाईक्यू से पकड़े और पुराने के प्रैक्टिस कर लिए। सीडीएस के मैथ्स के क्वेश्चन बना लिए आप, या सीसेट के, सीएससी के सीसेट के बना ले। यूपीएससी के ही अलग अलग पेपर्स के आप मैथ्स ट्राई करो। मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कोई और बुक से कुछ और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपके पास और भी चीजें हैं। जैसे साइंस है, आपको साइंस में एक्यूरेसी आपके पास ज्यादा मिलेगी। मैथ्स में अगर आप थोड़े से भी वीक हो ना, कहीं भी एक पॉइंट मिस किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आई सजेस्ट कि जितना पीवाईक्यूज कर सकते हो और अलग अलग पेपर्स के, सिर्फ सीएपीएफ के नहीं, सीएससी के सीसेट्स के कर लो, एक सीआईएसएफ एलडीसी के पेपर आते हैं उसके कर लो, तो आपके पास अलग अलग रिसोर्सेस हो जाएंगे और डाइवर्सिफाई हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। और आप भाई अंकित मेन तो अंकित सीएपीएफ भाई का ही करना, मेन सीएपीएफ का ही करना आप। नहीं, आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा फॉर लेकिन CAPF डोंट प्रैक्टिस CSAT क्वेश्चंस एवर, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज, यश भाई अब क्या आज मंडे हो गया, ऑन नेक्स्ट संडे यू हैव योर एग्जाम, सो फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, try to score as much as in them and try to gain the 100% accuracy there। कुछ नया उठाने की जगह अगर आप पे किसी से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जिस चीज के बन रहे हैं उसे और अच्छे से रिवाइज करो। नहीं, जैसे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया जाए, हर हर टॉपिक का एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो लैंग्वेज में फंसाने का ट्राई करते हैं। तो मैं लैंग्वेज में तो नहीं फंसता हूँ, लेकिन जहाँ पे वो टॉपिक का एक लेवल अप होता है, जहाँ पे दो तीन वो इक्वेशन बनाने के बाद वो सोल्यूशन का निकलता है, 2-4 स्टेप के बाद निकलता है, फिर मैं वहाँ हाथ खड़े कर देता हूँ, फिर वो मैं जूझता हूँ कुछ देर, फिर मेरा दिमाग दर्द होने लगता है, फिर मैं समझ आता हूँ मुझसे नहीं यश होने वाला। भाई इसका आंसर मैं यही दे देता हूँ, मैथ्स के लिए पेपर देखो, अगर आपको गंदा एग्जांपल लेके चलना है, मैथ्स में आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट एंड मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, एंड मैंने जो है वो थोड़ी बहुत मैथ्स की थी, और जो यूपीएससी जो सीएपीएफ की जो पीवाईक्यूज थे सिर्फ वही किए थे और बाकी कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्योंकि मुझे पता था मुझसे नहीं होगा और मैंने ट्राई भी नहीं किया था। मैंने कहा फालतू में जितना इधर एनर्जी वेस्ट करूँ, उससे अच्छे कहीं और एनर्जी यूटिलाइज कर दूंगी। तो वो चीज मैंने की थी, पीवाईक्यूज 2-3 बार लगाए थे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई थी, बस दैट वाज इनफ। और इस बार तो एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे मैथ्स के, तो अराउंड 15 मेरे सही हो गए, 15 बाकी को गलत हो गए। वो इस वजह से हुई क्योंकि मैं पैनिक कर रही थी कि टाइम ही नहीं बच रहा था। तो वो चीज तो मतलब कि ध्यान में रखना कि मेरे ये था कि मैं मैथ्स में स्टार्टिंग में कर देती थी, ताकि मतलब कि बाद में मुझे पैनिक के चक्कर में मैथ्स होती नहीं थी मुझसे। तो मेरी भाई जो वो स्ट्रेटजी थी, मैं मैथ्स मेरे वाली गलती मत करना। Ma'am, if I get 15 question correct, I will be more than happy. यश भाई आई वुड लाइक टू ऐड अ थिंग हियर कि आपका एग्जाम ना इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से क्लियर होगा, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होगा। ये वाली बात आप याद रखना। आप पेपर उठा के देख लो, 125 क्वेश्चन में से कभी भी कट ऑफ उठा के देख लो, उससे 25-30 नंबर ऊपर तक के क्वेश्चन आप इजी और मॉडरेट से निकाल सकते हो। अगर टफ क्वेश्चन आप सॉल्व 10 भी कर ले रहे हो ना, तो आप समझ लो आपका सिलेक्शन है, तो उनके पीछे मत भागो। Go for the easy and moderate questions and your strong point. Exactly. अब आप बोल रहे हो मैं किसी क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बना रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ दैट गो फॉर द साइंस क्वेश्चन यार, उसमें मत फंसो, आगे बढ़ो। और भाई 3 into 2 5 मत कर देना भाई, बस जल्दी जल्दी में ये ध्यान रखना। नहीं, मेरे तो होता है, बट इसीलिए मैं डबल चेक करता हूँ सारे क्वेश्चन लगाने के बाद। डबल चेक नहीं, बस थोड़ा धीरे धीरे कर लो, मतलब बिल्कुल ही हमें राकेश यादव सर नहीं बनना, तो थोड़ा सा बस वही कभी कभी हो जाता है। नहीं, मैं ध्यान तो रखना ही है, वो तो करना। वो कभी कभी हो जाता, तभी बता रहा हूँ भाई पहले ही। I can totally relate भाई यस, मैं बताता हूँ, देखो मैंने बहुत सारे OMR शीट वाले पेपर दिए हैं। मैंने एक पेपर में ये भी गलती करी है, क्वेश्चन नंबर 11 की बबलिंग क्वेश्चन नंबर 12 में करी, और क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं वैसे ही गया हूँ। 100वां क्वेश्चन 101 पे आ रहा था, मैंने एक पेपर ऐसे अपना फेल किया है। तो करते नहीं है, हो जाता है, वो उस चीज का ध्यान रखना। क्या हाल है भाई देखो पेपर की कट ऑफ 50-55% से ऊपर नहीं होती, चाहे फाइनल मान लो, पेपर 1 की मान लो, किसी की नहीं होती। तो सारे क्वेश्चन किसी को नहीं करने होते, और इजी क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन वहां से नहीं रुकता कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं।
इजी और मीडियम क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको ये देखना नहीं है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको ये देखना है छोड़ने कौन से हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी की लैंग्वेज वही है, वर्ड्स वही है, उसी लैंग्वेज में पेपर आने वाले हैं, उनके ऊपर कमांड होगी तो पेपर निकल जाएगा। ये दिक्कत हो गई थी कि 40, 45, 50 क्वेश्चन के आसपास सही करने के बाद फिर वो जो निगेटिव मार्किंग का सिलसिला शुरू हुआ कि भाई 100 अटेम्प्ट करने हैं, 100 अटेम्प्ट करने हैं। इस बार नहीं करते। नितेश भाई आप कुछ भाई बोल कभी रहे थे? सोच के मत जाओ कि इतने क्वेश्चन करने हैं, उससे प्रेशर रहता है। पेपर की मेरिट होती है, वहाँ अपने आप हो जाते हैं, जितने होते हैं पढ़ा हुआ है उधर ध्यान में आ जाते हैं। और यहाँ बैठे हैं शायद सब यही बोलेंगे कि पहले सोच ही नहीं गया था मैं 101 करूंगा, 102 करूंगा, जितने हो जाए उतने करेंगे। अब किसी के 110 से ऊपर जा रहे थे, किसी की नहीं, सबकी टेंडेंसी होती है, कोई रिस्क ज्यादा ले लेता है, किसी को पता है मेरी एक्यूरेसी ठीक है, वो 10-15 क्वेश्चन का वेरिएशन होता है, किसी के 90-95 होंगे, किसी के 110 होंगे। ऐसे नहीं है कि कोई 50 में सेलेक्ट हो रहा है, कोई 125 में सेलेक्ट नहीं हो रहा, वो रेंज होती है। अब वो सबकी इंडिविजुअल टेंडेंसी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यस भाई, मैं एक बात बताता हूँ। एक और तो पेपर का वैसे ही प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, एक तुम घर से प्रेशर लेके जाओगे मुझे 100 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप ना अपनी दिक्कतें बढ़ाओगे सिर्फ उसमें। गो इजी, ये फोकस करो कि पेपर मुझे जितने आ रहे हैं मैं वो अच्छे से कर रहा हूँ, 50-50 वाले में मैं अपनी मतलब अपना बेस्ट दे रहा हूँ मैं, बाकी भगवान देख लेगा। ठीक है, अगर अभी तक मैंने किसी भी कोचिंग की कोई भी वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किया है, सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए सबका ही कर लिया है लगभग। तो अभी यहाँ से वो किया है, उसको रिवाइज करना है, आप एक आध टेस्ट दे दें किसी इंस्टीट्यूट इसका का। एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ, ना पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लगाई ना पेपर 2 की लगाई। पीवाईक्यू भी सिर्फ सीएपीएफ के और सीएससी के करे थे, क्योंकि सीएससी में देता हूँ इसलिए, और सीएपीएफ की मैंने बुक खरीदी थी 15 दिन पहले, मैंने वो करी थी बस। तो उसके बिना भी हो जाएगा अगर आपने अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास अपनी। भाई देखो, एक चीज मैं ऐड करूंगा कि सब्जेक्ट होता है, सर भी कहते थे ज्योग्राफी पढ़ रहे, ज्योग्राफी आनी चाहिए, कोई सीएपीएफ की या सीएससी की अलग नहीं होती है। ना तो मैंने कोई पेपर सॉल्व किया, ना मॉक टेस्ट किया था, ना मुझे सीएपीएफ को कुछ अलग से किया। सीएससी का किया तो उसमें देखा ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी की वही चीजें होंगी, हिस्ट्री में वही अकबर चेंज नहीं हो जाता सीएपीएफ में आते आते। तो सवाल वही आएंगे, जो पढ़ रखा है उसी में से आएंगे। अब वो गलत करके आ रहे तो हमारी गलती है, वो कोई कोचिंग वाला नहीं बता देगा। अगर तुम्हारे नोट्स में से आ रहा है और वो गलत करो तो तुम्हारी गलती है, वो मॉक वगैरह नहीं सुधार पाएगा। ओके, लेट्स वाइंड अप द सेशन। काफी डाउट्स हो गए सभी के, और काफी अच्छा ग्रुप डिस्कशन हो गया है सभी का। ठीक है, देखो जैसा मैंने पहले कहा था, ये वैलिडेटेड एडवाइस है, एक्सपर्ट एडवाइस नहीं, इसीलिए सबकी वैरी कर सकती है। और आप लोगों ने देखा भी कि सिलेक्टेड वालों की भी वैरी करती हैं कि उन्होंने कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो की, किसी ने कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो की। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी स्ट्रेटेजी भी वैलिडेटेड हो जाएगी, आप भी बोल देना कि मैं 25 में से 26 घंटे पढ़ता हूँ, मान लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्टेड वाला अगर कुछ भी बोलेगा तो मान लेंगे, बट एट द एंड इट्स यू जैसे सिलेक्शन लेना है, ना मुझे लेना है ना इन्हें लेना है। ठीक है, आपके में सारे जितने भी ये डाउट्स थे सबको एक एक लाइन में खत्म करता हूँ। क्वेश्चंस कितने करने हैं? मैक्सिमम पॉसिबल। स्कोर कितना करना है? मैक्सिमम पॉसिबल। पेपर 2 कितना करना है? मैक्सिमम पॉसिबल। पहले क्या करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर पूरा ही करना है, पूरा ही करना है, पहले कर लो बाद में कर लो, डजंट मैटर। ठीक है, कि ग्रामर पहले कर लूं, ऐसे पहले कर लूं, ये पहले कर लूं, वो पहले कर लूं, भाई तेरे को आता होगा तो तू छोड़ के आगे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन दिखेगा मुझे आता है, मैं छोड़ के कैसे चला जाऊंगा? मैं उसे करके जाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, हाउ टू चेक योर एक्यूरेसी, कि मैं इतने कर लेता हूं, मैं उतने कर लेता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं। देखो आपको क्वेश्चन वही आता है जिसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जिसमें आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ रहा है मतलब वो आपको क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, विदाउट ऑप्शन मुझे क्वेश्चन आता है तो वही मेरी एक्यूरेसी। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे पता है कि इसका आंसर ये होगा, मैंने ऑप्शन पढ़े उसमें मुझे मेरा आंसर मिल गया, सीधा टिक किया निकल गया, मेरे मन में सेकंड डाउट आएगा ही नहीं। बट अगर मैंने ऑप्शन पढ़ लिया, और क्योंकि ऑप्शन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि चारों ऑप्शन आपने पढ़े होंगे, आपको कंफ्यूजन होगा
तो एक्यूरेसी निकालने का बहुत आसान तरीका है, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरी बात, किसमें रिस्क लेना है किसमें नहीं लेना है, बहुत इजी। क्वेश्चन का कीवर्ड ढूंढो, क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, किसके बारे में पूछा गया है। अगर वो आपको 10-20% भी आता है कि ये क्या चीज है, आपको आइडिया भी है, यू कैन टेक द रिस्क। लेकिन मुझे तो आगे से पीछे तक क्वेश्चन नंबर से लेकर क्वेश्चन मार्क तक कुछ भी नहीं पता उसमें, डोंट टेक द रिस्क। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर से शुरू किया और क्वेश्चन मार्क तक मुझे तो कुछ भी नहीं आता, एक वर्ड नहीं पता उसमें दिस वाज दैट के अलावा, तो उसे मत छेड़ो। बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, जैसे प्रेसिडेंट से पूछ लिया, आपको पता है प्रेसिडेंट क्या, यू कैन टेक रिस्क। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको पता ही नहीं था, तो उसे मत छेड़ो। बहुत सिंपल चीजें हैं। अगले 6 दिन क्या करना है, प्रैक्टिस करो, कुछ चीजें गलत आती हैं उनका रिवाइज करो, बस। मार्क्स काउंट मत करो कि मेरे तो 100 आ रहे हैं, मेरे 150 आ रहे हैं। भाई तेरे 10 आएंगे तो क्या पेपर देने नहीं जाएगा, भी जाएगा, है ना। पेपर स्किप तो नहीं कर सकते। दिस इज नॉट CSC कि मेरा तो मैं अपना अटेम्प्ट बचा लूंगा, नहीं भी दोगे तब भी वेस्ट जाएगा, है ना, एज के हिसाब से निकल जाएगा। तो मार्क्स वार्क्स काउंट मत करो, फुल ऑन मैक्सिमम करके आओ जितने पॉसिबल हो। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं 125 के 125 करो, जितने पॉसिबल हो उतना मैक्सिमम करो। ये सेफ स्कोर, ये स्कोर, वो स्कोर, कोई स्कोर नहीं है, आपका मैक्सिमम स्कोर ही आपका स्कोर। ठीक। दूसरी बात, एक एडवाइस बहुत अच्छे से दे देता हूं, किसी से बात मत करना पेपर में, किसी से बात मत करना, मुंह पे टेप लगा के जाना और कानों में रुई। पेपर, पहले पेपर से निकल के बाहर डिस्कशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन, कुछ मत करना। सबसे पहले भाग के एकांत में जाके बैठ जाना, किसी से बात नहीं करनी, वरना लोग आपका कॉन्फिडेंस 6 फुट नीचे घुसा देंगे। आपको 4 क्वेश्चन पता चलेंगे कि वो गलत थे, आप पेपर 2 बिगाड़ के आ जाओगे अपना, समझे। तो किसी से कोई बात नहीं करनी, अपना आराम से जो केले खाने हैं, कॉफी पीनी है, बीड़ी सुट्टा जो लेना है वो लेके आराम से जाके देखो। ठीक है, कोई डाउट नहीं लेना बीच में, किसी से बात नहीं करनी। हाँ, किसी को कुछ भी खाना है, कोई केले खाए, कोई पानी बतास के खाए, कोई चाट खाए, कोई खैनी खाए, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।